So hello guys, welcome back to my channel HK Official. And yes, in this video we will be covering our DSA Unit 6 in one shot. And Unit 3, 4, 5 successfully uploaded हैं channel के ऊपर. And I hope आपने वो सब cover कर लिए हैं. Now you have come to this particular video. ठीक है, तो 6 यूनिट बहुत ज़्यादा सिंपल है. 3, 4, 5 से सबसे ज़्यादा सिंपल आपका यूनिट 6 है. एंड छोटा सा भी है एंड बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़ रखी हैं. तो बहुत इजी जाएगा हमारे लिए ये यूनिट. ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं. एंड द यूनिट नेम इज नथिंग बट योर फाइल ऑर्गेनाइजेशन. सो लेट्स मूव ऑन. या दिस इज योर सिलेबस. इसके अंदर हमें फाइल्स रिलेटेड चीजें पढ़नी है. सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है, डायरेक्ट एक्सेस फाइल, इंडेक्स्ड सिक्वेंशियल एक्सेस फाइल ऑर्गेनाइजेशन, लिंक्ड ऑर्गेनाइजेशन. तो ये सारी चीजें हमें इसके अंदर देखनी है. सेम सिलेबस इज रिटन ओवर हियर. तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं फाइल्स के साथ. तो यहाँ पे सबसे बेसिक इंट्रोडक्शन आपको मिलेगा फाइल्स के रिलेटेड. ठीक है, फाइल ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी द फाइल इज द कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स. मुझे बताओ, हम जो है फाइल बनाते हैं, ठीक है, अपने कंप्यूटर में, पीसी में हम लोग फाइल बनाते हैं. तो क्यों बनाते हैं? ताकि हम उसके अंदर किसी रिकॉर्ड को स्टोर कर पाए या फिर किसी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर पाए, है ना. तो यू कैन थिंक ऑफ रिकॉर्ड्स लाइक आपके रोज हो गए, एक टेबल है उसमें रोज हैं, उसके अंदर आपकी एंट्रीज हैं. तो ऑल ऑफ दीज रिकॉर्ड्स टुगेदर मेक अ फाइल. ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि जो आपकी फाइल है इट इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स. ठीक है, या फाइल इज द कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स. फाइन. तो इसको, ये जो है ना, इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है. देन यूजिंग द प्राइमरी की वी कैन एक्सेस द रिकॉर्ड. अब देखो, रिकॉर्ड तो पता है. अब रिकॉर्ड क्या है हमें पता है. अब कहीं पे भी सॉरी फाइल जो है, आपको कहीं पे भी क्वेश्चन पूछे तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका क्या है, वो कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स है. अब उस रिकॉर्ड को अगर हमें एक्सेस करना हो तो हमें किस चीज का यूज करना पड़ता है? हमें प्राइमरी की का यूज करना पड़ता है. ठीक है, तो हर एक रिकॉर्ड यूजुअली एक लाइक जैसे कि हमारे एरे में इंडेक्स होता है, वैसे हर रिकॉर्ड की एक क्या होती है, स्पेसिफिक प्राइमरी की प्रेजेंट होती है. और ये हमेशा यूनिक वैल्यू होती है. हर रिकॉर्ड के लिए यूनिक प्राइमरी की प्रेजेंट होती है. जैसे कि आपका रोल नंबर हो गया, आपका आईडी नंबर हो गया. ठीक है, तो वो क्या है, आपका एक यूनिक नंबर है जिससे कि आपको आइडेंटिफाई करा जाता है. तो वैसे ही प्राइमरी की के हेल्प से कोई भी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को इजीली एक्सेस करा जाता है. ठीक है, तो आई होप प्राइमरी की का भी मतलब आपको समझ में आ गया है. नाउ द टाइप एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सेस कैन बी डिटरमाइंड बाय द टाइप ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशन which was used for a given set of records. ठीक है, इसका मतलब now depending on how we organize the file. ठीक है, हम उस फाइल को कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो स्पीड है और जो नंबर ऑफ टाइम्स है, लाइक हम रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं, उनको हम चेंज कर सकते हैं. तो उस पर्टिकुलर बेसिस पे जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन वर्क करता है वो क्या है, आपका फाइल ऑर्गेनाइजेशन है. तो दिस फाइल ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट्स हाउ फास्ट एंड हाउ ऑफन वी गेट लाइक आवर डेटा फ्रॉम द रिकॉर्ड. क्लियर. सो आई होप आपको समझ में आ गया. टाइप एंड फ्रीक्वेंसी का मतलब यही है कि कौन सा रिकॉर्ड एंड आप कितने टाइम उसको जो है एक्सेस कर रहे हो, ये सब आपका कौन डिटरमाइन करता है, ये आपका फाइल ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइन करता है. ठीक है. Now, file organization is a logical relationship. File organization is the logical relationship among various records. ठीक है, बहुत सारे records हैं, तो एक तरीका है उनसे कनेक्ट करने का, उनको एक लाइक ईच अदर के साथ अरेंज करने का. समझ में आ रही है बात? तो ये लॉजिकल वे है. व्हाट इज फाइल ऑर्गेनाइजेशन? सिंपल भाषा में फाइल ऑर्गेनाइजेशन इज नथिंग बट द वे to like connect the records या फिर arrange them with each other in a smart or a logical way. क्लियर. तो फाइल ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं है, बस रिकॉर्ड के मेंटेनेंस को ही क्या बोला जाता है, फाइल ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है. सो दिस मेथड डिफाइंस हाउ फाइल रिकॉर्ड्स आर मैप्ड इनटू द डिस्क ब्लॉक्स. क्लियर. तो सिंपल वर्ड्स में जो फाइल ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या डिसाइड करता है कि आप रिकॉर्ड्स को मेमोरी में कैसे प्लेस कर रहे हो. ठीक है, मोर स्पेसिफिकली अगर हम मेमोरी की बात कर रहे हैं तो हम कौन से डिस्क ब्लॉक के अंदर उस रिकॉर्ड को स्टोर कर रहे हैं. ठीक है, डिस्क ब्लॉक कुछ नहीं है, आपके स्टोरेज डिवाइस का एक पार्ट है. ठीक है, तो डिस्क ब्लॉक्स के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, हम रिकॉर्ड्स को स्टोर कर रहे होते हैं. तो हमें फाइल ऑर्गेनाइजेशन से ये पता चलता है कि हमारा जो रिकॉर्ड है वो कहाँ
पे और कैसे मेमोरी के अंदर स्टोर हो रहा है. फाइन. नाउ फाइल ऑर्गेनाइजेशन इज यूज टू डिस्क्राइब द वे इन विच द रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ ब्लॉक्स एंड द ब्लॉक्स आर प्लेस्ड इन द स्टोरेज मीडियम. ठीक है, मतलब बेसिकली इट टेल्स अस हाउ रिकॉर्ड्स आर ग्रुप्ड इनटू द ब्लॉक्स. ठीक है, एक एक रिकॉर्ड को हमने ब्लॉक्स में कैसे ग्रुप किया है, एंड देन हाउ दीज ब्लॉक्स आर सेव्ड ऑन द डिवाइसेस. कौन से डिवाइसेस? स्टोरेज डिवाइसेस. मुझे बताओ कौन से स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं? वही आपके हार्ड ड्राइव्स या फिर एसएसडीज. तो उनके अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो ब्लॉक्स के रूप में स्टोर होता है, और एक एक ब्लॉक में हम क्या स्टोर कर रहे होते हैं? रिकॉर्ड्स स्टोर कर रहे होते हैं, और इसी कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स को हम क्या बोल रहे होते हैं? मुझे बताओ. फाइल बोल रहे होते हैं. ठीक है, एंड यही जो आप मेंटेन कर रहे हो यहाँ पे, जो भी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, this is nothing but your file organization. Okay, now yeah, the first approach to map the database to the file is to use the several files and store only one fixed length record in any given file. An alternative approach is to structure our files so that we can contain multiple lengths. ठीक है, multiple lengths for the record. तो basically यहाँ पे क्या बोला जा रहा है आपको कि देखो, सबसे पहला वे, एक वे आपका क्या है कि आप जो है क्रिएट कर रहे हो सेपरेट फाइल्स को, और उनको एक सेपरेट साइज, वन फिक्स्ड साइज रिकॉर्ड के अंदर जो है उनको स्टोर करवा रहे हो आप. ठीक है, हर एक फाइल में आपने सेपरेट फाइल्स क्रिएट करी हुई हैं, एंड उनके लिए आप फिक्स्ड लेंथ जो है ना रिकॉर्ड का साइज बना रहे हो. ठीक है, अब फिक्स्ड लेंथ का मतलब क्या? फिक्स्ड लेंथ का मतलब कि आपका हर एक रिकॉर्ड का जो साइज है वो सेम है. ठीक है, अब देखो सिंपल भाषा में फाइल क्या है? कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स. मतलब उस फाइल के अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड्स होंगे, तो हर एक रिकॉर्ड का जो साइज होगा वो फिक्स्ड लेंथ का होगा. तो ये तो एक तरीका हो गया. और दूसरा अल्टरनेटिव तरीका क्या है? देखो यहाँ पे आपका अल्टरनेटिव तरीका ये है कि आप क्या कर रहे हो, मतलब अलाउ कर रहे हो जो भी रिकॉर्ड है वो जितने साइज का है बस उतने ही साइज का रहे. तो मतलब डिफरेंट साइज रिकॉर्ड्स आप अलाउ कर रहे हो एक सिंगल फाइल, सेम फाइल के अंदर. ठीक है, तो इसी को क्या बोला जाता है? वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड्स बोला जाता है, जो कि लास्ट लाइन पे लिखा हुआ है. ठीक है, देखो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको. ये मैंने क्या बोला है? दो अप्रोचेस होती हैं. एक अप्रोच ये होती है कि आप क्या कर रहे हो, आपके पास फाइल है एंड फाइल के अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, तो आपने क्या किया, उन एक एक रिकॉर्ड का जो साइज है वो फिक्स्ड साइज है. ठीक है, उनका जो रिकॉर्ड है वो क्या है? फिक्स्ड साइज का रिकॉर्ड है. फाइन. अब आपका इसके अंदर मल्टीपल लेंथ का जो बात हो रही है, मतलब कि हो सकता है ना कि कोई रिकॉर्ड ज्यादा लेंथ का हो, कोई रिकॉर्ड कम लेंथ का हो. ठीक है, तो ये कब होता है? जब आपके पास अलग अलग टाइप का रिकॉर्ड्स होंगे. फाइन. तो आप क्या कर सकते हो, एक ही फाइल के अंदर अलग अलग वेरिएबल लेंथ के रिकॉर्ड्स को स्टोर कर सकते हो. तो ये क्या हो गई? आपकी दूसरी अप्रोच हो गई. ठीक है, तो सॉरी थोड़ी सी आवाज आपको आ रही होगी बादलों की, बिजली कड़क रही है, एक्चुअली बारिश हो रही है तो उसकी थोड़ी बहुत आवाज आएगी, तो बेयर इट, आई एम सॉरी फॉर दैट. लेकिन हाँ, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है. यहाँ पर हमने फाइल के बारे में पढ़ा, बेसिकली फाइल क्या होती है, फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, एंड द नेक्स्ट थिंग कि हमारे पास कौन सी दो अप्रोच है फाइल ऑर्गेनाइजेशन की, है ना. तो एक अप्रोच हमने समझ ली जिसमें फिक्स्ड लेंथ के रिकॉर्ड स्टोर होते हैं, दूसरी अप्रोच हमने समझ ली जिसमें वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड स्टोर होते हैं. बस इस पर्टिकुलर स्लाइड में आपको इतना ही समझना था. आई होप कि यू गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशन. नाउ ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है ये आपको समझना है. तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशन इन डेटा स्ट्रक्चर. सो सबसे पहली बात, इट कंटेन्स एन ऑप्टिमल सिलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, दैट इज रिकॉर्ड्स कैन बी सिलेक्टेड एज फास्ट एज पॉसिबल. है ना, हमारा गोल क्या है? हमारा गोल है स्पीड, है ना. हमें जो है, जो भी हम लाइक रिकॉर्ड को एक्सेस करना चाह रहे हैं, चूज करना चाह रहे हैं, वो एज क्विकली एज पॉसिबल हमारे हाथ में होना चाहिए. तो फाइल ऑर्गेनाइजेशन का मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो सबसे पहले क्या है कि आपका जो डेटा है वो आपको फास्टली एक्सेस में होना चाहिए वो. क्लियर. तो ऑप्टिमल सिलेक्शन. Clear. So it contains an optimal selection of records, that is records can be selected as fast as possible. फाइन. तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपकी लाइन हो गई. देन सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है? टू परफॉर्म इंसर्ट, डिलीट और अपडेट ट्रांजैक्शन ऑन द रिकॉर्ड्स शुड बी क्विक एंड इजी. अगेन वही चीज है, यहाँ पर हम एक्सेस की बात कर रहे थे, यहाँ पे हमें अगर किसी डेटा को इंसर्ट करना है, किसी को डिलीट करना है या अपडेट करना है, तो अगेन वो जो प्रोसेस है वो इजी भी होना चाहिए और हमारे लिए फास्ट एंड स्मूथ भी होना चाहिए. क्लियर. The duplicate records cannot be induced as a result of insert, update or delete. आपको पता है
हम जब फोल्डर क्रिएट करते हैं उसके अंदर फाइल्स क्रिएट करते हैं तो हमारे फाइल्स में सेम नाम की दो रिकॉर्ड्स नहीं हो सकते, मतलब डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स नहीं हो सकते। क्लियर? तो ये क्यों होता है? वो इसीलिए होता है क्योंकि हमारे पास ये वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है, फाइल ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसके अंदर वर्क कर रहा होता है। ठीक है, तो वी मस्ट अवॉइड द डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स। तो जब भी हम इंसर्ट कर रहे होते हैं, अपडेट कर रहे होते हैं या डिलीट कर रहे होते हैं किसी भी रिकॉर्ड को, तो हमारा सिस्टम जो है वो एक्सीडेंटली क्या कर देता है, एक्सीडेंटली आपको मैसेज भी दिखा देता है ताकि आप क्या कर पाओ, नाम उसका चेंज कर पाओ। फाइन, नाउ फॉर द मिनिमल कॉस्ट ऑफ स्टोरेज रिकॉर्ड्स शुड बी स्टोर्ड एफिशिएंटली। ठीक है, इसका मतलब क्या है, या इसका मतलब क्या हो गया, जो फाइनली आपका जो फाइल ऑर्गेनाइजेशन है इसको स्टोरेज स्पेस जो है ना सेव करने में बहुत ज्यादा हेल्प करनी चाहिए। मिनिमल कॉस्ट ऑफ स्टोरेज, ज्यादा स्टोरेज स्पेस आपका फाइल ऑर्गेनाइजेशन नहीं लेना चाहिए। तो जो रिकॉर्ड्स हैं दे शुड बी स्टोर्ड इन अ वे दैट दे यूज अ लिटिल मेमोरी एज पॉसिबल, कीपिंग स्टोरेज कॉस्ट लो। क्लियर? तो ऑब्जेक्टिव्स आपको समझ में आ गए। देखो आपका पूरा यूनिट 6 जो है ये थ्योरी है। ठीक है, आपको कुछ भी इसके अंदर ना कोड आएगा, ना एल्गोरिदम आएगी, ना कुछ आएगा। आपको जो लिखनी है थ्योरी लिखनी है। तो मैं आपको एक ही सेंटेंस पे बहुत सारी स्टोरी सुना रही हूँ क्योंकि बस आप ये सेंटेंस आपको हो सकता है नहीं याद रहे लेकिन मेरी स्टोरी आपको याद रहे, इसलिए प्लीज इंटरेस्टिंग वे में इस चीज को समझना। क्लियर? तो आपको फिर ऑब्जेक्टिव्स में आप चीजें ये तो समझ में आ गई कि आपका फास्ट एक्सेस होना चाहिए, इंसर्शन डिलीशन अपडेशन वाली चीज क्विक एंड इजी होनी चाहिए, डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स आपके क्रिएट नहीं होने चाहिए और स्टोरेज जो है वो आपकी सेव होनी चाहिए, इसलिए मिनिमल कॉस्ट ऑफ स्टोरेज बोला गया है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव्स बहुत इंपॉर्टेंट थे एंड वी हैव कवर्ड इट। ठीक है, आई होप यू गॉट द पॉइंट। नाउ सी हियर, यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, अ फाइल इज अ कलेक्शन, अगेन अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स which holds information of similar data. Almost all information stored in a computer system is a file. Clear? अब नीड क्या है, हमें फाइल ऑर्गेनाइजेशन की हमें जरूरत क्या है? तो जरूरत क्या है, देखो, द वे टू ऑर्गेनाइज एंड स्टोर डेटा इन अ मैनर विच डिटरमाइन स्टैंडर्ड मेथड ऑफ डेटा एक्सेस एफिशिएंसी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, हम फाइल ऑर्गेनाइजेशन कर क्यों रहे हैं, ताकि हम हमारे डेटा को एक अच्छे तरीके से अरेंज कर पाए, स्टोर कर पाए, है ना। एंड इसके वजह से हम क्या कर पाते हैं, उस डेटा को इजीली एंड फास्ट एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, इन अ स्टैंडर्ड, यहाँ पर क्या लिखा है, स्टैंडर्ड मेथड ऑफ डेटा एक्सेस एफिशिएंसी एंड फ्लेक्सिबिलिटी वे। मतलब कि ऑर्गेनाइज्ड फाइल्स अगर आपके पास होंगी, मुझे बताओ आपके टेबल के ऊपर आपने अगर ऑर्गेनाइज्ड तरीके से जो है बुक्स को रखा होगा तो ऑब्वियस सी बात है आप उनको अच्छे से इजीली एक्सेस कर पाओगे, फास्ट एक्सेस कर पाओगे विदाउट अपनी एनर्जी वेस्ट करे। तो वैसे ही ये कुछ सिस्टम है कि फाइल्स अगर रिकॉर्ड्स हमारे कंसिस्टेंट मैनर के अंदर, एक स्टैंडर्ड एफिशिएंट वे के अंदर अगर स्टोर होंगे तो हमारे पास उनका फास्टर एंड इजियर एक्सेस होगा डेटा का। सो दिस इज नथिंग बट नीड ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशन। फाइन, तो अभी हमने देखे ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स के अंदर ये 4 ऑब्जेक्टिव्स वेर इंपॉर्टेंट एंड यहाँ पर द नीड ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशन इज इंपॉर्टेंट। नाउ लेट अस सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल अवेलेबल। तो हमें पता है बहुत सारी टाइप्स की फाइल होती हैं, वो फाइल्स कैसे हम डिटरमाइन करते हैं, उनके क्या होते हैं, एक्सटेंशंस होते हैं, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि आपके पास क्या होती है, टेक्स्ट फाइल्स होती हैं, प्रोग्राम फाइल्स होती हैं, डायरेक्टरी फाइल्स होती हैं। तो बहुत तरीके की आपके पास क्या होती हैं, फाइल्स प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पे देखो .py, .java, .c, .docx, .txt, .xlx, तो ये बहुत सारी आपके पास क्या होती हैं, आपकी फाइल्स होती हैं। ठीक है, तो ये तो डिफरेंट टाइप्स की फाइल्स हो गई एंड वी ऑल नो व्हाट इज देयर यूसेज। नाउ लेट अस सी द टाइप्स ऑफ फाइल सपोर्टेड बाय सी। सो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि सी के अंदर कौन सी टाइप्स ऑफ फाइल्स जो है वो सपोर्टेड है। तो बेसिकली अ स्ट्रीम रेफर्स टू द फ्लो ऑफ डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और वाइस वर्सा। मतलब कि हम स्ट्रीम, अब सबसे पहले समझो कि स्ट्रीम क्या है। तो स्ट्रीम का सिंपल मतलब ये है कि फ्लो ऑफ डेटा। स्ट्रीम मतलब क्या, देखो हम जो है जब पानी बहता है उसको भी स्ट्रीम बोला जाता है। तो फ्लो ऑफ किसका, यहाँ पर तो डेटा की बात हो रही है ना, तो द फ्लो ऑफ डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज नथिंग बट योर स्ट्रीम। ठीक है, किसी भी प्लेस से किसी भी प्लेस पे आप क्या कर रहे हो, प्रोग्राम को स्टोर कर रहे हो या फिर कहीं से लेके कॉपी पेस्ट कर रहे हो, इसी को क्या बोला जाता है, फ्लो ऑफ डेटा बोला जाता है, स्ट्रीम बोला जाता है। तो ये किसकी तरह काम करता है, इट्स लाइक अ पाइप विच डेटा मूव्स, है ना। सी कैन हैंडल फाइल्स, द सी कैन हैंडल फाइल्स एज स्ट्रीम ओरिएंटेड डेटा एंड या सिस्टम ओरिएंटेड डेटा।
तो यहाँ पे हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है उसके अंदर हम फाइल को कैसे हैंडल कर सकते हैं, दो तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं। देखो बहुत ज्यादा स्टार इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे हमारी बात हो रही है। क्या, सबसे पहले आपका जो सी के अंदर है हम लोग फाइल हैंडलिंग देख रहे हैं, ठीक है। तो फाइल हैंडलिंग के दो तरीके हैं, क्या, एक तो स्ट्रीम ओरिएंटेड और एक आपका सिस्टम ओरिएंटेड, ठीक है। तो जो सिस्टम ओरिएंटेड होता है या लाइक दीज आर जस्ट डिफरेंट वेज टू वर्क विद द फाइल्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ डेटा वी आर डीलिंग विद, ठीक है। कौन से टाइप के डेटा से हम डील कर रहे हैं बेसिकली उस हिसाब से आपका सिस्टम ओरिएंटेड डेटा होता है। एंड स्ट्रीम ओरिएंटेड डेटा क्या होता है ये हम अभी आगे पढ़ते हैं। देखो बहुत सिंपली आपने ये चीजें सब पढ़ी हुई हैं लास्ट ईयर। सी ऊप्स के अंदर हमारा लास्ट यूनिट था फाइल हैंडलिंग, है ना, उसमें हमने सी प्लस प्लस में किया था, बस वही सारी चीजें यहाँ पे। एंड स्ट्रीम्स, टेक्स्ट स्ट्रीम, बाइनरी स्ट्रीम से हमने सब पढ़ा हुआ है, टेक्स्ट फाइल्स, बाइनरी फाइल्स एंड ऑल। तो बस उसी का थोड़ा बहुत चीजें, जस्ट वी हैव टू रिवाइज द थिंग। सी नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रीम्स। कौन सी दो टाइप्स की स्ट्रीम्स है, एक तो आपके पास है एक्सेस स्ट्रीम, सॉरी टेक्स्ट स्ट्रीम एंड बाइनरी स्ट्रीम, क्लियर। तो सी लैंग्वेज जो है वो दो मेन टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रीम्स को जो है यहाँ पे एक्सेस देता है, सपोर्ट करता है, दैट इज योर टेक्स्ट स्ट्रीम्स एंड बाइनरी स्ट्रीम्स, क्लियर। तो टेक्स्ट स्ट्रीम क्या है ये हम यहाँ पे सबसे पहले समझ लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स एंड इज ईच लाइन टर्मिनेटेड बाय अ न्यू लाइन कैरेक्टर। मतलब कि टेक्स्ट स्ट्रीम में क्या होता है, जो भी चीजें होती हैं वो थिंग्स लाइक बफरिंग या फिर डेटा कन्वर्जन, ये सब चीजें आपकी ऑटोमेटिकली हो रही होती हैं। देखो मैंने यहाँ पे नीचे भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे बात हो रही है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स की, ठीक है। तो जो टेक्स्ट स्ट्रीम है, मुझे बताओ टेक्स्ट स्ट्रीम मतलब कि आपके पास टेक्स्ट है, कैरेक्टर्स है, तो नॉर्मल कैरेक्टर्स से जो बना होता है वो आपका टेक्स्ट स्ट्रीम होता है, लाइक वंस वी सी इन आवर टेक्स्ट फाइल्स, ठीक है। तो ईच लाइन ऑफ टेक्स्ट जो है वो किससे एंड करती है, वो न्यू लाइन कैरेक्टर से एंड करती है, लाइक प्रेसिंग एंटर ऑन आवर कीबोर्ड, दैट इज नथिंग बट अ न्यू लाइन कैरेक्टर, ठीक है। तो उससे हम न्यू लाइन के ऊपर जो है आ रहे होते हैं। So that is nothing but your text stream and text stream is nothing but a normal characters आप stream बोल सकते हो, क्लियर। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला आपको, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस लाइक बफरिंग, डेटा कन्वर्जन एक्सेट्रा टेक्स प्लेस ऑटोमेटिकली। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम टेक्स्ट स्ट्रीम्स की बात करें तो जो भी चीजें हम कर रहे हैं लाइक बफरिंग हो गया या फिर डेटा कन्वर्जन हो गया, दिस हैपन्स ऑटोमेटिकली। इसका मतलब जो सी लैंग्वेज है वो इन सब चीजों का ख्याल खुद रखती है। अगर डेटा कन्वर्जन करना है या बफरिंग वगैरह करना है टेक्स्ट स्ट्रीम्स के अंदर, तो टेक्स्ट स्ट्रीम के अंदर बस आपको इतना जो है चीजें इंपॉर्टेंट है। एंड बस आपको इतना याद रखना है कि आपके पास सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स यानी नॉर्मल कैरेक्टर्स, एकदम सिंपल मैं बताऊं तो आप टेक्स्ट फाइल को यहाँ पे याद रख सकते हो, क्लियर, फाइन। देन द टाइप्स ऑफ फाइल सपोर्टेड बाय सी के अंदर आपके पास नेक्स्ट है बाइनरी स्ट्रीम फाइल हियर। सो बाइनरी स्ट्रीम फाइल क्या है, इट इज द सीरीज ऑफ बाइट्स। अब बाइनरी से ही समझ में आ गया, हमारे पास क्या आ जाएंगे, जीरोस और वंस आ जाएंगे। तो टेक्स्ट स्ट्रीम के अंदर क्या था, टेक्स्ट स्ट्रीम के अंदर आपके पास कैरेक्टर्स थे, यहाँ पर आपके पास क्या है, बाइनरी नंबर्स हैं, ठीक है। तो बाइनरी फॉर्मेट में जो है आपका डेटा इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो बाइनरी स्ट्रीम्स आर प्राइमरीली यूज्ड फॉर नॉन टेक्सचुअल डेटा, क्योंकि ऑब्वियसली टेक्सचुअल डेटा के लिए हमारे पास अलग टेक्स्ट स्ट्रीम प्रेजेंट है। नाउ हियर इट इज यूज्ड फॉर नॉन टेक्सचुअल डेटा विच इज रिक्वायर्ड टू कीप एग्जैक्ट कंटेंट ऑफ द फाइल, ठीक है। कभी कभी देखो हमारे पास इमेजेस हो जाते हैं, वीडियोस हो जाते हैं, कंपाइल्ड कोड्स हो जाते हैं, तो ये चीजें क्या है, ये कोई टेक्सचुअल चीजें नहीं है, ये नॉन टेक्सचुअल डेटा है। तो इनको भी हमें स्टोर करना होता है, एंड ये स्टोर किस फॉर्मेट में होते हैं, आपके बाइनरी फॉर्मेट में होते हैं, क्लियर है। नाउ these are system oriented data files that are more closely associated with the operating system and data stored in the memory without converting into the text format, clear। हम text format में इनको जो है readable format में इनको convert नहीं करते, ये system oriented binary files होती हैं, ठीक है। बाइनरी स्ट्रीम्स जो है वो आपकी ज्यादातर सिस्टम ओरिएंटेड होती है, मतलब कि ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से ज्यादा क्लोजली वर्क करती हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, ऑब्वियसली बाइनरी लैंग्वेज समझता है। तो जीरो और वंस के फॉर्मेट में अगर डेटा है, इसका मतलब कि ये किसका फ्रेंडली है, ये सिस्टम फ्रेंडली डेटा है, ठीक है। एंड ये जो डेटा है ये सेव तो होता है, लेकिन हम इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं रीडेबल टेक्स्ट फॉर्मेट में, फाइन। सो ये था आपका बाइनरी स्ट्रीम। देखो अब इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है
है कि आपको स्ट्रीम्स एक्सप्लेन करनी है, तो स्ट्रीम के अंदर अगर क्वेश्चन आया तो यू हैव टू एक्सप्लेन दीज बोथ स्ट्रीम्स। दूसरी बात, आपको इनके बीच में डिफरेंस भी आ सकता है, आपको इनके बीच में आप ऐसे समझो कि आपको सिंपल शॉर्ट नोट भी आ सकता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आप समझ चुके हो कि टेक्स्ट स्ट्रीम और बाइनरी स्ट्रीम एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द टाइप्स ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशन। तो फाइल ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग टाइप्स हैं। द बेसिक टाइप इज व्हाट, सी the file organization contains various methods. These particular methods have pros and cons on the basis of access or selection. So in the file organization, the programmer decides the best suited file organization method according to his requirement. मतलब क्या यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि हमारे पास different ways होते हैं to organize files, ठीक है, और each method के पास उसके खुद के pros and cons होते हैं, मतलब उसके खुद के advantages disadvantages होते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू हाउ क्विकली वी कैन एक्सेस या फिर सिलेक्ट द रिकॉर्ड्स, ठीक है। हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम एक्सेस फास्ट कर पा रहे हो लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, या फिर स्टोर फास्ट कर पा रहे हो लेकिन एक्सेस नहीं हो पा रहा है, तो ये सारी चीजें होती हैं। सो फाइल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हम बात करें, सो इट्स अप टू द प्रोग्रामर टू चूज द बेस्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेथड डिपेंडिंग ऑन हिज पर्टिकुलर नीड्स, ठीक है। तो अगर हम टाइप्स ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पर बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन होता है, हीप फाइल ऑर्गेनाइजेशन, हैश फाइल ऑर्गेनाइजेशन, ISAM है जो हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं, B प्लस ट्री, देन आपका क्लस्टर। तो ये सिंपल आपके अलग अलग टाइप्स के फाइल ऑर्गेनाइजेशन हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा सिंपल है, आपको चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी, जस्ट इनको थोड़ा आप अभी के लिए याद रख सकते हो, या फिर सिंपल इतना समझ सकते हो कि हाँ इतने सारे आपके पास क्या होते हैं, फाइल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। नाउ तो ये सारे आपके फाइल ऑर्गेनाइजेशन है। ISAM का फुल फॉर्म क्या है, इंडेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड, ठीक है। तो ये वही है जो अभी मैंने आपको पीछे बताया। नाउ एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले वी हैव सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। तो सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन की अगर यहाँ पर हम बात करें तो सी द सीक्वेंशियल फाइल एक्सेस इज द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड, द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड ऑफ एक्सेसिंग द फाइल्स, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है, जो ये मेथड है सबसे ज्यादा इजी है। हम एकदम स्टार्ट से जो है बिगनिंग से क्या करते हैं, देखना एक्सेस, जो हमें जिस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को एक्सेस करना है हमारे फाइल के, हम उसको स्टार्टिंग से ढूंढते हुए आते हैं, एंड जहां पर भी मिल जाता है वहां पर हम स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। तो एक एक रिकॉर्ड हम क्या कर रहे होते हैं, एक एक टाइम पे चेक कर रहे होते हैं। सो दिस इज नथिंग बट योर सीक्वेंशियल फाइल एक्सेस, एंड ये मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है। सो दिस मेथड एक्सेसेस डेटा एज वन रिकॉर्ड एट अ टाइम बाय स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द फाइल टू इट्स एंड। तो यही मैंने आपको बताया कि बिगनिंग से स्टार्ट होके एंड तक आप जो है मूव कर रहे होते हो, एंड जहां पर भी आपको रिकॉर्ड मिल जाता है यू स्टॉप देयर। सो मोर ओवर द रिकॉर्ड्स आर रीड और रिटन इन द ऑर्डर दे अपीयर इन द फाइल। मतलब क्या कि जिस हिसाब से आपने जो है उनको सेव करा है, सबसे पहले आपने कौन सी फाइल सेव करी है उस हिसाब से, देन नेक्स्ट क्या करी है, तो इस हिसाब से आपका क्या बनता है, वहां पे एक स्ट्रक्चर बनता है कि सबसे पहले ये थी ये थी ये थी फाइल, ओके। अब अगर नेक्स्ट हमें जाके उनको एक्सेस करना है तो आप स्टार्टिंग से जाके चेक करते हो, ऐसा नहीं है कोई सिस्टम कि आप जाके कुछ बीच में से करो। तो ये सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन का मेथड है कि आप स्टार्टिंग टू एंड क्या कर रहे होते हो, रिकॉर्ड्स को देख रहे होते हो। सो यहाँ पे सीक्वेंशियल फाइल एक्सेस इज बेस्ट सुटेड फॉर एप्लीकेशंस दैट लीनियरली प्रोसेस द डेटा, है ना, कि जो एक के बाद एक जो है ना प्रोसेस होता है डेटा वन बाय वन, जैसे कि आपको लॉग्स को सेव करना है या फिर आपको एक रो को एट अ टाइम जो है चेक करना है फ्रॉम अ बिग लिस्ट, तो उस केस में आप क्या करते हो, उस केस में आप इस पर्टिकुलर सीक्वेंशियल फाइल एक्सेस को यहाँ पर देख रहे होते हो, सच एज रीडिंग या फिर राइटिंग द डेटा टू अ लॉग फाइल, है ना, यहाँ पे जैसे कि प्रोसेसिंग डेटा इन बैच ऑपरेशंस। फॉर एग्जांपल व्हेन एनालाइजिंग अ लार्ज डेटा सेट इट मे बी बेनिफिशियल टू राइट द डेटा टू अ सीक्वेंशियल फाइल एंड देन रीड इट वन रिकॉर्ड एट अ टाइम टू परफॉर्म द डिजायर्ड एनालिसिस, है ना। तो सिंपल है, सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन से आपको इस स्लाइड से एक ही चीज लेके जानी है कि आप क्या है, सीक्वेंशियल फाइल है, इसका मतलब डेटा आपका सीक्वेंस में प्रेजेंट है, लीनियर फॉर्मेट में प्रेजेंट है, एंड ये सबसे इजी मेथड है। इसके अंदर आप क्या करते हो, आपको अगर एक्सेस करना है डेटा को तो आप बिगनिंग टू एंड क्या कर रहे होते हो, ट्रैवर्स कर रहे होते हो अपनी फाइल को, एंड जहां पर भी आपका न्यू डेटा इंसर्ट होगा तो आपका न्यू डेटा एट लास्ट ही इंसर्ट होगा, मतलब जिस हिसाब से आप सेव कर रहे हो अपना डेटा उस फाइल में उस हिसाब से आपका डेटा स्टोर हो रहा होगा। क्लियर? सो आई होप यू गॉट द पॉइंट ऑफ व्हाट इज द सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, ये बिगनिंग है, ये एंड है आपके सीक्वेंशियल फाइल मेथड में। हम क्या किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इस फाइल की, ठीक है।
यहाँ पे ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4, ये सारे क्या है, इन ब्लॉक्स में क्या प्रेजेंट है, आपके रिकॉर्ड्स प्रेजेंट है। तो आप बिगनिंग से स्टार्ट करते हो, क्या वो डेटा ब्लॉक 1 में है जो हमें ढूंढना है, क्या वो ब्लॉक 2 में, क्या ब्लॉक 3 में, ऐसे आप क्या करते हो, एंड तक ट्रैवर्स करते हो। अब एडवांटेजेस क्या है, द मेन एडवांटेज ऑफ सिक्वेंशियल फाइल एक्सेस इज इट्स सिंप्लिसिटी। क्या है उसकी सिंप्लिसिटी, क्योंकि हमें पता है, देखो अगर सिंपल भाषा में, अगर नॉर्मल लाइफ में भी हमें कोई चीज ढूंढनी होती है, हमें स्टार्ट टू एंड ही चीजों को ढूंढने जाते हैं, है ना, हमें नहीं पता होता है कि एग्जैक्टली वो चीज कहाँ है, तो हम शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। सो दिस मेक्स इट इजी टू इम्प्लीमेंट बेसिकली एंड यूज। सो इन कॉन्ट्रास्ट इट्स एक सेकेंड, its main disadvantage is that it can be slow and inefficient for random access operations or when working with the large files। तो चलो एडवांटेज तो इसकी ये है कि ये इजी टू कोड है, इजी टू मैनेज है, क्योंकि ये बिगनर्स के लिए अच्छा है। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज ये भी है कि यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा स्लो जो है एक्सेस मिलता है। आपका स्टार्टिंग से, बिगनिंग से जो है एंड तक आप रिकॉर्ड्स को ट्रैवर्स कर रहे होते हो, तो बहुत ज्यादा स्लो आपका प्रोसेस हो जाता है। एंड यस, आपका जो है रैंडम सर्चिंग जो है वो पॉसिबल नहीं है, मतलब कि आप किसी भी रिकॉर्ड पे डायरेक्टली जंप नहीं कर सकते, कोई रैंडम एक्सेस अलाउ नहीं है। तो ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज हो गई। तो अगर आपको शॉर्ट नोट आता है सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन पे, तो आप बहुत इजीली उसको एग्जाम्पल के थ्रू बता सकते हो, ये डायग्राम बना सकते हो, आप जो इसकी थ्योरी लिख सकते हो, एंड एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी लिख सकते हो, ठीक है। सो दिस वाज योर सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर वही मैंने यहाँ पे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिख दिए, कुछ नहीं है। क्या है, इट्स सिंपल टू प्रोग्राम एंड इजी टू डिजाइन, और सिक्वेंशियल फाइल इज बेस्ट यूज ऑफ द स्टोरेज स्पेस, क्लियर। उसके बाद डिसएडवांटेज के अंदर सिक्वेंशियल फाइल टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, हाई डेटा रिडंडेंसी है, देन रैंडम सर्चिंग जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्लियर। सो दिस वर योर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। नाउ सिक्वेंशियल फाइल एक्सेस के अंदर आपका सबसे पहला मेथड जो आता है, सबसे पहला जो मेथड आता है आपका, वो है पाइल फाइल मेथड। पाइल फाइल मेथड, तो ये क्या है, देखो बहुत ज्यादा सिंपल, एक तो ये मेथड है, पहले ही बोल दिया है। इन दिस मेथड वी स्टोर द रिकॉर्ड इन अ सीक्वेंस दैट इज वन आफ्टर द अदर। आप एक के बाद एक क्या कर रहे होते हो, रिकॉर्ड को स्टोर कर रहे होते हो। हियर द रिकॉर्ड विल बी इंसर्टेड इन द ऑर्डर इन विच दे आर इंसर्टेड इन द टेबल। मतलब कि कोई भी अल्फाबेटिकल या फिर असेंडिंग डिसेंडिंग प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो नहीं होती है। आप जैसे इंसर्ट करोगे डेटा, उस हिसाब से डेटा इंसर्ट हो रहा होगा। अब यहाँ पर इस वाले इसमें देख सकते हो, पहले R1 इंसर्ट हुआ था, तो यहाँ पे R1 है, उसके बाद R3 इंसर्ट हुआ, उसके बाद जितने भी कोई भी इंसर्ट हुए होंगे, उसके बाद देखो R9 इंसर्ट किया, उसके बाद R8 इंसर्ट किया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ऐसा नहीं हुआ कि R8 जो है आपका पहले आ गया, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहली प्रॉपर्टी आपकी ये है कि इसमें जो आप डेटा इंसर्ट करते हो वो उसी हिसाब से स्टोर होता है जिस हिसाब से आप उसको इंसर्ट कर रहे हो, क्लियर। इन केस ऑफ अपडेटिंग या फिर डिलीटिंग एनी रिकॉर्ड, द रिकॉर्ड विल बी सर्च्ड इन द मेमोरी ब्लॉक्स। मतलब कि आप स्टार्ट से लेके एंड तक क्या करोगे, मेमोरी ब्लॉक्स में सर्च करोगे, अगर मिल जाता है देन इट विल बी मार्क्ड फॉर डिलीटिंग एंड द न्यू रिकॉर्ड इज इंसर्टेड, क्लियर। तो ये मेथड आपका होता है पाइल फाइल मेथड। आई होप यू गॉट द पॉइंट। नाउ यहाँ पर क्या बोला है, सपोज वी हैव 4 रिकॉर्ड्स जिसमें आपके पास R1 R3 एंड सो ऑन अप टू R9 एंड R8 इन द सीक्वेंस। तो रिकॉर्ड्स आर नथिंग बट अ रो इन द टेबल, है ना। रिकॉर्ड्स कुछ नहीं होती है, आपके फाइल के अंदर रिकॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, हम इनको कंसीडर कैसे करते हैं, एज अ रो इन अ टेबल, ठीक है। सपोज वी वांट टू इंसर्ट अ न्यू रिकॉर्ड जो कि आपका R2 है उस सीक्वेंस के अंदर, तो आप क्या करोगे, इट विल बी प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द फाइल। मे बी वो R2 है, वो R1 के बाद आना चाहिए था, राइट, लेकिन वो क्या है, वो आपका पाइल फाइल मेथड के अंदर वो एकदम लास्ट में ही इंसर्ट होगा, चाहे वो कोई भी रिकॉर्ड हो, ठीक है। तो रिकॉर्ड्स आर नथिंग बट अ रो इन एनी टेबल इन योर पाइल फाइल मेथड, क्लियर। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट। पाइल फाइल मेथड बहुत ज्यादा सिंपल है, पाइल अप करते हैं। देखो इसको आप कैसे याद रखोगे ट्रिक से, आप कोई भी चीज, देखो ऐसे बोला जाता है ना कि इसको पाइल अप मत करो, है ना, मतलब कि इसी के ऊपर, ऐसा बोलते हैं ना हिंदी में कि इसी के ऊपर ढेर मत बनाओ, तो इसी के ऊपर चीजें पाइल अप करना है। मतलब कि आप क्या कर रहे हो कि आप अपनी रो को बढ़ाते जा रहे हो। इंसर्ट करोगे तो आप उसको पीछे से इंसर्ट कर सकते हो, मतलब कि एंड से इंसर्ट कर सकते हो। सो दिस इज नथिंग बट योर पाइल फाइल मेथड। आई होप यू गॉट द पॉइंट। नाउ द सेकेंड वन इज योर सॉर्टेड फाइल मेथड। अब इसको देख के समझ में आ रहा है कि सॉर्टेड फाइल मेथड है तो इसके अंदर क्या आपका सीन होगा। सो ये बेसिकली ये मेथड थोड़ा सा आपका क्या है, स्मार्टर मेथड है। In this method the new record is always inserted at the files and ये भी है, and then it will sort the sequence,
ठीक है, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। मतलब कि एंटर तो आपका एंड फाइल से ही होता है, मतलब आपका जो न्यू डेटा है वो एंटर आपका एंड ऑफ द फाइल में ही इंसर्ट होगा, लेकिन इंसर्ट होने के बाद फिर क्या होती है, आपकी सॉर्टिंग होती है। क्यों? क्योंकि ये सॉर्टेड फाइल मेथड है। क्लियर? किसी भी फॉर्मेट में असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग होती है। सॉर्टिंग ऑफ रिकॉर्ड्स इज बेस्ड ऑन एनी प्राइमरी की या फिर कोई भी अदर की। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग वैसे तो प्राइमरी की इनको कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन प्राइमरी कीज आर हमने देखा है क्या होती है, तो बस उन्हीं के हिसाब से हम क्या कर रहे होते हैं, रिकॉर्ड्स को स्टोर कर रहे होते हैं। प्राइमरी की क्या, वही जैसे कि आपको स्कूल में आपका रोल नंबर मिला हुआ है, आईडी नंबर मिला हुआ है जो कि आपका यूनिक है, तो वैसे ही जैसे एरेस के अंदर इंडेक्सेस होते हैं, तो मतलब वैसे ही कुछ आपका प्राइमरी की होता है जो कि हर एक रिकॉर्ड के लिए स्पेशल यूनिक होता है। तो उस केस में आप प्राइमरी की के हिसाब से क्या करते हो, स्टोर करते हो, डेटा को सॉर्ट करते हो। इन केस ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ एनी रिकॉर्ड इट विल अपडेट द रिकॉर्ड एंड देन सॉर्ट द रिकॉर्ड। मतलब कि आप क्या कर रहे हो, अगर किसी चीज को मॉडिफाई करना है, R3 को मुझे R5 करना है, तो पहले ये R3 R5 हो जाएगा, उसके बाद सॉर्टिंग होगी। ठीक है, तो आप क्या करते हो, सॉर्टिंग एट लास्ट करते हो। ठीक है, एंड लास्टली द अपडेटेड रिकॉर्ड इज प्लेस्ड इन द राइट प्लेस। पहले आप क्या करोगे, इस R3 को R5 से रिप्लेस करोगे एंड देन उसके बाद सॉर्टिंग करोगे। क्लियर हो गई बात? सो दिस इज योर सॉर्टेड फाइल मेथड। ठीक है, यहाँ पे देखो अब इसमें इंसर्शन कैसे होता है। तो सपोज देर आर प्री एग्जिस्टिंग सॉर्टेड सीक्वेंस ऑफ 4 रिकॉर्ड्स, जिसमें आपके पास R1 है, R3 एंड सो ऑन अप टू R6 एंड R7 आपके पास रिकॉर्ड प्रेजेंट है। सपोज अब आपको क्या करना है, R2 को इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट करते टाइम तो आपका कहाँ से होगा, एंड ऑफ द फाइल से ही इंसर्ट होगा, एंड एट द एंड फिर आप क्या कर दोगे, सॉर्ट कर दोगे सीक्वेंस को, मतलब कि अब R2 कहाँ आ जाएगा, उसकी जगह पे आ जाएगा। क्लियर? समझ में आ गई बात? सो दिस इज योर सॉर्टेड फाइल मेथड। फाइल मेथड में ऐसा सॉर्टिंग नहीं होती है, जस्ट आपके एंड ऑफ द फाइल में आपका डेटा या रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाता है। अब इसमें एडवांटेजेस क्या है, देखो, फास्ट एंड एफिशिएंट। आपके सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन के ही और ज्यादा एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखी हुई है, लेकिन आई होप कि यू गॉट द पॉइंट कि आपको किसको क्या समझना है। तो देखो, फास्ट एंड एफिशिएंट मेथड, ये तो आपको पता ही है कि फास्ट एंड एफिशिएंट मेथड है फॉर ह्यूज अमाउंट्स ऑफ डेटा। तो बेसिकली अगर आपको लार्ज डेटा सेट्स लाइक लॉग्स वगैरह से डील करना है, वेर यू नीड टू रीड एवरीथिंग इन ऑर्डर, आपको एक असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में उस चीज को ऑर्डर में मेंटेन करना है, तो उस केस में आपका डेटा ह्यूज अमाउंट का भी होगा, तो उसके अंदर सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन ही प्रेफरेबल है। In this amount, files can be easily stored in cheaper storage mechanism like your magnetic tapes. अब ये मैग्नेटिक टेप्स वगैरह क्या है, आपके चीपर मीडियम है, डिवाइसेस हैं जिनके अंदर आप डेटा को स्टोर करते हो। नाउ इट इज सिंपल इन डिजाइन। ठीक है, इट इज सिंपल इन डिजाइन, इट रिक्वायर्स नो मच एफर्ट टू स्टोर द डेटा। फाइल्स कैन बी इजीली स्टोर्ड इन मैग्नेटिक टेप्स, दैट इज चीपर स्टोरेज मैकेनिज्म। तो ये क्या है, इसका इसके ये सारे आपके एडवांटेजेस हैं। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन, तो पहली बात तो टाइम वेस्टेज है, क्योंकि हम जो है जंप नहीं कर सकते किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड पे, है ना, क्योंकि हमें सिक्वेंशियल मैनर में ही मूव करना पड़ेगा एंड दैट विल टेक आवर टाइम। द सॉर्टेड फाइल मेथड इज इनएफिशिएंट एज इट टेक्स टाइम एंड स्पेस फॉर सॉर्टिंग द रिकॉर्ड्स। क्योंकि आपको देखो, जब भी आपका सॉर्टेड फाइल मेथड चलता है तो आपको सॉर्टिंग करने के लिए पहले आप क्या कर रहे हो, उसी को रिकॉर्ड को स्टोर कर रहे हो, उसके बाद आप सॉर्टिंग कर रहे हो, इसका मतलब इसमें टाइम भी जा रहा है एंड स्पेस भी आपकी जा रही है। क्लियर? सो दिस इज योर complete advantage disadvantages of your sorted file data. Now indexed file organization, अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा sequential file organization. Now let us move on to the indexed file organization. तो indexed file organization के अंदर आपका क्या होगा ना, या indexed file indexed sequential access file combines both the sequential file and direct access file organization, है ना। तो indexed file के अंदर ये क्या है, कॉम्बिनेशन है आपके दोनों भी एक्सेस मेथड्स का, sequential और direct access का। ठीक है, अब in indexed sequential file records are stored randomly on direct access devices like magnetic disk by a primary key। तो ये किस में होता है, ये indexed sequential access file के अंदर जो रिकॉर्ड्स हैं वो जो है रैंडमली स्टोर होते हैं, मतलब कि
जैसे कि आपके हार्ड डिस्क हो गए, यहाँ पर आपकी मैग्नेटिक डिस्क वगैरह हो गई। तो यहाँ पर जो रिकॉर्ड्स हैं उनको आप रैंडमली इन डिवाइसेस के ऊपर स्टोर करते हो, एंड एक एक रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या होता है, प्राइमरी की होता है। क्लियर? सो द फाइल दिस फाइल्स हैव मल्टीपल कीज, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारा डेटा होगा, रिकॉर्ड्स होंगे तो बहुत सारे प्राइमरी कीज भी प्रेजेंट होंगे। सो दीज कीज कैन बी अल्फा न्यूमेरिक इन विच द रिकॉर्ड्स आर ऑर्डर्ड इज कॉल्ड एज योर प्राइमरी की। तो बेसिकली यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो रिकॉर्ड्स हैं दे कैन हैव मल्टीपल कीज। और मेन की बात करें, मेन की, वो मेन की क्यों यूज की जाती है, टू सॉर्ट द डेटा, एंड वो सॉर्टिंग जो हम करते हैं उस सॉर्टेड डेटा को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी की। एंड वो जो है आपके अल्फा न्यूमेरिक हो सकती है। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब कि नंबर्स भी हो सकते हैं, लेटर्स भी हो सकते हैं, या फिर उन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। नाउ द डेटा कैन बी एक्सेस आइदर सिक्वेंशियली और रैंडमली यूजिंग द इंडेक्स। अब आपके पास प्राइमरी की है, मतलब कि आप ऐसे समझ सकते हो कि आपके पास क्या है, इंडेक्स है। तो बेसिकली आप डायरेक्टली किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड के ऊपर जंप कर सकते हो, विच इज एन एडवांटेज जो कि आप सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन में नहीं कर सकते थे। सी द इंडेक्स इज स्टोर्ड इन अ फाइल एंड रीड इनटू मेमोरी व्हेन द फाइल इज ओपन। जब भी आप फाइल को ओपन करोगे तो इंडेक्स जो है वो सेपरेटली स्टोर होता है आपके डेटा से, एंड जब भी आप फाइल ओपन करोगे तो इंडेक्स जो है वो लोड होता है आपकी मेमोरी में टू एक्चुअली फाइंड की कौन सा डेटा आपको फाइंड करना है, एंड उसी वजह से आपको डेटा क्विकली एक्सेस हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज योर इंडेक्स्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन। ये कुछ इसके अंदर थ्योरी लिखी हुई है। सी इंडेक्स्ड फाइल एक्सेस इज अ मेथड दैट इनकॉर्पोरेट्स द बेनिफिट्स ऑफ बोथ द सिक्वेंशियल फाइल एंड डायरेक्ट फाइल एक्सेस। वही सब चीजें जो अभी हम मैंने पहले दिखाई। ठीक है, तो इसके यही थोड़े से ये की पॉइंट्स थे, यहाँ पर आप इसको और डिटेल में जो है पढ़ सकते हो, आपको थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो इसके लिए आपको और ज्यादा यूनिट 6 के लिए करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये पीपीटी भी करके जाते हो तो इट इज मोर देन इनफ, फाइन, इट इज मोर देन इनफ। इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अगर आप जो है चीजें अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हो पेपर में तो। क्लियर? सो ये आप जो है रीड कर सकते हो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो एंड एट द एंड आप इसको अच्छे से रीड कर सकते हो। देखो यहाँ पे इंडेक्स टू फाइल ऑर्गेनाइजेशन है। इंडेक्स एक्सेस मेथड के अंदर आपके पास ये इंडेक्स फाइल है। लेट्स से फिफ्थ इंडेक्स जो है आपको चाहिए, आपको क्या चाहिए, फिफ्थ इंडेक्स चाहिए। तो यहाँ पे क्या स्टोर हो रहा है, ये आपकी प्राइमरी कीज है, तो ये स्टोर हो रही है आपकी कीज। जैसे कि अभी यहाँ पे ये 5 स्टोर है। ठीक है, ये किसको पॉइंट कर रहा है, ये एक्चुअल लोकेशन को पॉइंट कर रहा है आपके सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में। सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर क्या होता है, डेटा ब्लॉक्स होते हैं। जैसे कि 1 से 9 तक आपके पास क्या है, यहाँ पे डेटा ब्लॉक्स हैं जो कि रैंडमली अरेंज्ड है। इसके अंदर कोई भी आपका डेटा ऐसा नहीं है कि कुछ आप अरेंजमेंट इसके अंदर कर रहे हो। ठीक है, अब अगर आप इंडेक्स का यूज कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पे 5 है, तो आप क्या कर पाओगे, डायरेक्टली लोकेट कर पाओगे उस डेटा को, रिक्वायर्ड डेटा को आपके सेकेंडरी स्टोरेज में विदाउट स्कैनिंग एवरीथिंग। ठीक है, तो ये किसकी तरह है ना, ये ब्लैक बॉक्स की तरह है। ठीक है, जो ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग जो होती है ना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, अभी आपको पढ़ना है वो यूनिट आगे, तो बेसिकली उसमें होता है ब्लैक बॉक्स जो है ये हाईलाइट क्या करता है कि जो सिस्टम है वो क्विकली एक्सेस कर पाए आपके ब्लॉक्स को बाय यूजिंग द इंडेक्स। ठीक है, तो इंडेक्स का यूज करके आप ब्लॉक्स को इजीली एंड क्विकली एक्सेस कर पाते हो। सो दिस इज नथिंग बट द प्रोसीजर ऑफ योर इंडेक्स्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन। आप चाहो तो ये डायग्राम भी मस्ट आप ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर? नाउ इंडेक्स्ड सिक्वेंशियल फाइल एक्सेस मेथड, दैट इज योर ISAM। ठीक है, तो ये भी आपका फाइल ऑर्गेनाइजेशन पे क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहली बात, ISAM इज अ मेथड, इट इज एन एडवांस्ड सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहला आपका यहाँ पे कीवर्ड क्या है कि ये आपका एडवांस्ड सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब कि ये काम वैसे ही करेगा, लेकिन कुछ इसके अंदर इंप्रूवमेंट्स हैं, कुछ इंप्रूव्ड वे है टू स्टोर फाइल्स एंड यूज इन देम इन द सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। In this method, records are stored in the file using again the primary key। देखो sequential फाइल आता है तो आपको प्राइमरी की अच्छे से याद रखना है, एंड इंडेक्स्ड में तो आप इंडेक्सिंग याद रख ही सकते हो, है ना। तो हमेशा याद रखो सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो डेटा है वो किस फॉर्मेट में स्टोर है, प्राइमरी कीज के फॉर्मेट में स्टोर है। नाउ एन इंडेक्स्ड वैल्यू इज जनरेटेड फॉर ईच प्राइमरी की एंड मैप्ड विद द रिकॉर्ड। मतलब क्या कि यहाँ पर देखो जो रिकॉर्ड्स हैं वो बेसिकली आपकी प्राइमरी कीज के हिसाब से सेव है। अब एक एक प्राइमरी की का भी क्या है, आप एक इंडेक्स वैल्यू यहाँ पे क्रिएट करते हो। अगेन बहुत ज्यादा ध्यान से सुनो, इंडेक्स्ड सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड के अंदर आप क्या करते हो,
बेसिक सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता था, हर एक रिकॉर्ड की प्राइमरी की होती थी। अब आप उस प्राइमरी की भी क्या कर रहे हो, उस प्राइमरी की के लिए भी इंडेक्स्ड वैल्यू को जो है जनरेट कर रहे हो, इंडेक्स्ड वैल्यू को जनरेट कर रहे हो एंड मैप कर रहे हो उसको विद द रिकॉर्ड। क्लियर? सो दिस इंडेक्स कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द रिकॉर्ड इन द फाइल। तो मुझे बताओ कि ये इंडेक्स क्या कर रहा है, ये इंडेक्स आपके रिकॉर्ड के एड्रेस को स्टोर कर रहा है, रिकॉर्ड के एड्रेस को स्टोर कर रहा है। देखो यहाँ पे कुछ पॉइंटर वाला सीन हो रहा है। क्लियर? सो इफ एनी रिकॉर्ड हैज टू बी रिट्राइव्ड बेस्ड ऑन इट्स इंडेक्स वैल्यू, तो आपका जो डायरेक्ट एड्रेस है उस डेटा ब्लॉक का वो फेच किया जाता है एंड रिकॉर्ड को रिट्राइव किया जाता है फ्रॉम द मेमोरी। अब ये देखो, ये आपका डेटा रिकॉर्ड है, इसके अंदर ये क्या है, ये आपकी प्राइमरी कीज है। ये क्या है आपकी, ये आपकी प्राइमरी कीज है। अब इन प्राइमरी कीज की ये इंडेक्स है, ये क्या है, ये इंडेक्स है, मतलब पर्टिकुलर प्राइमरी की का ये इंडेक्स एलोकेटेड है। और ये इंडेक्स ऐसे ही कुछ भी नहीं है, ये जहां पर अब ये R1 है, अब ये R1 किसको पॉइंट कर रहा है, ये R1 इसको पॉइंट कर रहा है। तो इस रिकॉर्ड का एड्रेस, इस रिकॉर्ड का मेमोरी में एड्रेस जो है वो ही क्या है, ये इंडेक्स है। समझ में आ गई बात? तो जब आपके पास ये है, क्या है यहाँ पर, ये इनको आप प्राइमरी कीज बोलते हो। तो जैसे ही आपको प्राइमरी कीज मिल जाती हैं, तो आप क्या करते हो, आप उसके पॉइंटर से, मतलब ये जो एड्रेस स्टोर हो रहा है बेसिकली, इस एड्रेस पे ही डायरेक्ट आप जाके रिकॉर्ड को एक्सेस रिट्राइव कर सकते हो। सो दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज इंडेक्स इन योर इंडेक्स्ड सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड। आई होप यू गॉट द पॉइंट। बहुत इजी है, लेकिन बस आपको ध्यान में रखने वाली चीजें हैं। सी, अब इसके एडवांटेजेस क्या है, इन इंडेक्स्ड सिक्वेंशियल एक्सेस फाइल, सिक्वेंशियल फाइल एंड रैंडम फाइल एक्सेस इज पॉसिबल। तो सिक्वेंशियल फाइल भी एक्सेस कर सकते हो, मतलब कि आप सीरियली भी बिगनिंग टू एंड अगर करना चाहो तो वो भी एक्सेस कर सकते हो, एंड रैंडम एक्सेस भी कर सकते हो। आपको बीच में कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड चाहिए तो डायरेक्टली उसको भी एक्सेस कर सकते हो। हाउ? क्योंकि आपके पास उसका एड्रेस डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ इंडेक्स प्रेजेंट है। इट एक्सेसेस द रिकॉर्ड वेरी फास्ट इफ द इंडेक्स टेबल इज प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड। ऑब्वियसली अगर इंडेक्स टेबल आपकी परफेक्टली रिकॉर्ड का जो एड्रेस है वो आपके इंडेक्स में प्रेजेंट है एंड आपकी टेबल परफेक्ट मैनर में प्रेजेंट है, तो आपके रिकॉर्ड्स का जो सर्चिंग है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है। द रिकॉर्ड्स कैन बी इंसर्टेड इन द मिडल ऑफ द फाइल। आप अब अगर आपको अब मिडल में भी कहीं पे रिकॉर्ड को जो है आपको इंसर्ट करना है, तो उस केस में भी आपका इंसर्शन हो सकता है। क्लियर? किस केस में? आपके इंडेक्स्ड सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड में। it provides quick access for again वही चीज, and it reduces the degree of the sequential access। ठीक है? तो चलो, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई एडवांटेजेस की। अब यहाँ पे डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। इंडेक्स्ड सिक्वेंशियल एक्सेस फाइल, अब मुझे बताओ, इसमें यूनिक कीज भी लग रही हैं और पीरियोडिक रीऑर्गेनाइजेशन भी लग रहा है। मतलब जैसे ही आपके पास वो कीज हैं, उन कीज का आपको इंडेक्स स्टोर करना पड़ेगा, है ना, एक्स्ट्रा में। और उसके बाद अगर आपने कोई चीज इंसर्ट करी है, कोई चीज डिलीट करी है, तो आपको उसी हिसाब से रीऑर्गेनाइजेशन भी करना पड़ेगा। ठीक है? सो इंडेक्स्ड सिक्वेंशियल एक्सेस फाइल जो है, इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू सर्च द इंडेक्स फॉर द डेटा एक्सेस और रिट्राइवल। इट रिक्वायर्स मोर स्टोरेज, इट रिक्वायर्स मोर स्टोरेज स्पेस। क्यों? क्योंकि पहले तो बस प्राइमरी की आपकी जो है वो स्टोर हो रही थी, अब प्राइमरी की के साथ आपका इंडेक्स भी स्टोर हो रहा है, उसके साथ आप पॉइंटर भी स्टोर कर रहे हो। तो ये सारी चीजें आपके यहाँ पर स्टोरेज स्पेस को जो है बहुत ज्यादा यूज करती हैं। इट इज एक्सपेंसिव बिकॉज इट रिक्वायर्स स्पेशल सॉफ्टवेयर। इट इज लेस एफिशिएंट इन द यूज ऑफ स्टोरेज स्पेस एज कंपेयर टू अदर फाइल ऑर्गेनाइजेशंस। तो बस इस केस में आपको इसको सिंपली ऐसे याद रखना है, क्योंकि आपके पास इंडेक्स एक एक्स्ट्रा यहाँ पे कॉलम आ जाता है, तो यहीं पे इसकी डिसएडवांटेज एक ये हो जाती है कि यहाँ पर आपका जो है स्टोरेज ज्यादा यूज होगा। Now again come on to the next topic which is your what is indexing। अब इंडेक्सिंग क्या है? तो इंडेक्सिंग डेटा स्ट्रक्चर के अंदर एक टेक्निक है विच अलाउज यू टू क्विकली रिट्राइव रिकॉर्ड्स फ्रॉम द डेटाबेस फाइल। ऑब्वियसली अगर इंडेक्सिंग होगी, आप अगर सिंपल एक एरे की बात करो, तो अगर इंडेक्स है बेसिकली, तो आप एक एक एलिमेंट को जाके कैसे भी रैंडमली एक्सेस कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। तो वो इंडेक्स होना आपके पास इंपॉर्टेंट है। ठीक है? इंडेक्स होना इंपॉर्टेंट है। अब सिमिलरली, अभी मैं छोड़ देती हूँ इसको, या अब ये इंडेक्सिंग की बात होगी। वैसे ही फॉर्मेट में आपके पास क्या होता है, फाइल्स के अंदर, डेटाबेस फाइल्स के अंदर क्या होता है, डेटा प्रेजेंट होता है। अगर आपको रिट्राइव करना है उस रिकॉर्ड को बेसिकली, तो आप इंडेक्सिंग का यूज करते हो। एन इंडेक्स इज द स्मॉल टेबल। अब ये इसी तरीके का क्या होता है, एक स्मॉल टेबल होता है। ठीक है? इट हैव टू कॉलम्स। क्लियर? चलो, इसके पास क्या है, टू कॉलम्स हैं। द फर्स्ट कॉलम कंप्राइजेस अ कॉपी ऑफ द प्राइमरी और द कैंडिडेट की ऑफ अ टेबल। मतलब अभी तो हमें पता है, तो हम इसको प्राइमरी
की कंसीडर यहाँ पे करते हैं। ये क्या है, आपकी प्राइमरी की का कॉलम है। और जो सेकंड कॉलम है उसमें क्या है, इट इज द सेट ऑफ पॉइंटर्स फॉर होल्डिंग द एड्रेस। मतलब यहाँ पे क्या है, आपके पॉइंटर्स हैं। क्लियर, तो आपके पास ये क्या करेंगे, पॉइंटर्स को स्टोर करेंगे। एंड ये कहाँ पर ये कौन सा एड्रेस स्टोर करते हैं, डिस्क ब्लॉक का। डिस्क ब्लॉक यानी कि आपकी मेमोरी होगी, ठीक है। ये क्या है आपकी, ये मेमोरी है, ठीक है। अब इस मेमोरी में आपके रिकॉर्ड्स स्टोर हैं। तो वही जो पिछला वाला सीन था वही है, बस यहाँ पे क्या है आपका, हम समझ रहे हैं कि इंडेक्सिंग कैसे हो रही है। तो बेसिकली यहाँ पे एड्रेस स्टोर होगा डिस्क ब्लॉक का। डिस्क ब्लॉक यानी कि वहां पे जहाँ पे वो एक्चुअली रिकॉर्ड आपका प्रेजेंट है। तो दो कॉलम्स में, एक कॉलम में क्या है आपका प्राइमरी की है और एक कॉलम में आपका पॉइंटर प्रेजेंट है। तो एन इंडेक्स टेक्स अ सर्च की एज द इनपुट एंड एफिशिएंट रिटर्न्स अ कलेक्शन ऑफ मैचिंग रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो ये सारी आपकी इंडेक्सिंग की नॉलेज आपको हो गई। अब देखो, इंडेक्सिंग के अंदर ये सारे आपके टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग होते हैं। पहला आपका प्राइमरी इंडेक्सिंग, जिसके अंदर डेंस एंड स्पार्स इंडेक्सिंग आता है। उसके बाद इंडेक्स के अंदर आपके पास क्लस्टरिंग होता है और सेकेंडरी भी होता है। अब मैं आपको बताऊं, ये चीज मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। कौन से सब्जेक्ट में, कौन से यूनिट में पढ़ाई हूँ, अभी तक जो मैंने यूनिट्स डाले हैं उसी में से मैं बात कर रही हूँ। तो मैंने आपको डेंस, स्पार्स, क्लस्टरिंग ये सब पढ़ाया हुआ है। आप मुझे बताओगे कॉमेंट सेक्शन में ये टाइम स्टैम्प डाल के कि मैंने कौन से यूनिट में, कौन से सब्जेक्ट के यूनिट में ये पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो चलो, अब अगर आप वो वीडियो देख के आए होगे तो ऑब्वियसली बात है ये आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। नाउ इंडेक्सिंग इन डेटाबेस इज डिफाइंड बेस्ड ऑन द इंडेक्सिंग एट्रीब्यूट्स। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग मेथड्स। तो ये दो मेन टाइप्स के आपके इंडेक्सिंग मेथड्स है, विच इज योर प्राइमरी इंडेक्सिंग एंड सेकेंडरी इंडेक्सिंग। तो सबसे पहले प्राइमरी इंडेक्सिंग की बात करते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो प्राइमरी इंडेक्स क्या है, इट इज एन ऑर्डर्ड फाइल विच इज फिक्स्ड लेंथ साइज विद द टू फील्ड्स, ठीक है। अब वो कौन सी टू फील्ड्स है, तो सबसे पहली जो फील्ड है, फर्स्ट फील्ड इज द सेम, दैट इज योर प्राइमरी की। और जो सेकंड फील्ड है वो क्या है, वो फील्ड है, इट इज पॉइंटेड टू दैट स्पेसिफिक डेटा ब्लॉक। देखो वही चीज चल रही है ना वापस से, वही मतलब वही है, प्राइमरी की है यहाँ पे और आपके पास क्या हो रही है, यहाँ पे आगे इंडेक्सिंग हो रही है ना। और वो इंडेक्सिंग में क्या है, आपके पॉइंटर्स प्रेजेंट है। पॉइंटर्स कहाँ पे, आपके मेमोरी ब्लॉक में। मेमोरी ब्लॉक यानी कि वही आपके डेटा ब्लॉक्स जहाँ पे एक्चुअल जो रिकॉर्ड है वो स्टोर है आपका। तो प्राइमरी इंडेक्स वही है जिसमें आपकी 1 to 1 क्या है, यहाँ पे 1 to 1 रिलेशनशिप है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सिंपल प्राइमरी इंडेक्सिंग। अब प्राइमरी इंडेक्सिंग के अंदर जो आपका डीबीएमएस के अंदर आपकी प्राइमरी इंडेक्सिंग होती है, इट इज ऑल्सो फर्दर डिवाइडेड इंटू टू, दैट इज योर डेंस इंडेक्स एंड स्पार्स इंडेक्स, ठीक है। तो डेंस इंडेक्स और स्पार्स इंडेक्स हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगी अगेन कि डेंस और स्पार्स का क्या मतलब है। तो बेसिकली यहाँ पे देखो, डेंस इंडेक्सिंग तो सिंपल भाषा में मैं अब आपको सिखाती हूँ। यहाँ पर चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिख रही होंगी लेकिन बहुत सिंपल है। देखो इंडेक्स, डेंस इंडेक्स के अंदर क्या होता है, जो रिकॉर्ड है इट इज क्रिएटेड फॉर एवरी सर्च की वैल्यूड इन द डेटाबेस। मतलब कि डेंस इंडेक्स के अंदर हर एक रिकॉर्ड के लिए, हर एक रिकॉर्ड के लिए क्या है, एक स्पेशल सर्च की प्रेजेंट है, सर्च की वैल्यू प्रेजेंट है। क्लियर, तो जैसे कि यहाँ पर क्या है, आपकी ये डेटा फाइल है, मतलब हर एक की के लिए क्या है, आपके पास उसकी खुद की एंट्री प्रेजेंट है इंडेक्स में। तो बेसिकली यहाँ पर ये आपकी प्राइमरी कीज है एंड यहाँ पर क्या है, वो पॉइंटर है जो कि है यहाँ पे, ठीक है। अब जो रिकॉर्ड प्रेजेंट है बस वही इंडेक्स यहाँ पे प्रेजेंट होगा एंड उस रिकॉर्ड का पॉइंटर डायरेक्टली उस रिकॉर्ड को पॉइंट करेगा। एक एक रिकॉर्ड का अलग अलग पॉइंटर होगा। तो इसीलिए देखो, फॉर एवरी सर्च वैल्यू इन द डेटा फाइल देयर इज एन इंडेक्स रिकॉर्ड। मतलब कि जितना डेटा, एक अभी यहाँ पर 1000 भी डेटा होगा ना, तो यहाँ पे 1000 आपकी इंडेक्स रिकॉर्ड्स होंगे। समझ में आ रही है बात। तो ये होता है डेंस इंडेक्स। डेंस का मतलब क्या, कि हर एक रिकॉर्ड के लिए एक पॉइंटर है, एक एक रिकॉर्ड के लिए एक एक पॉइंटर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे सो दिस हेल्प्स यू टू सर्च फास्टर बट नीड्स मोर स्पेस टू स्टोर इंडेक्स रिकॉर्ड्स, क्योंकि प्राइमरी तो स्टोर हो ही रहे हैं, अब साथ में आपको इंडेक्स भी स्टोर करना है एंड वो इंडेक्स स्टोर करना इंपॉर्टेंट है ताकि वो पॉइंटर्स है ना। अब यहाँ पे स्पार्स इंडेक्स क्या होता है, अब आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। स्पार्स इंडेक्स के अंदर इट इज एन इंडेक्स रिकॉर्ड दैट अपीयर्स फॉर ओनली सम ऑफ द वैल्यूज इन द फाइल। मतलब सब वैल्यूज के लिए नहीं होता, जैसे यहाँ पर क्या है, ये एक एक वैल्यू के लिए एक एक पॉइंटर प्रेजेंट है, वैसे स्पार्स इंडेक्स के लिए ऐसा नहीं होता, वहां पर कुछ ही की वैल्यू पेयर्स जो है आपकी प्रेजेंट होती हैं। कैसे प्रेजेंट होती हैं, यहाँ पर देखो, ये स्पार्स इंडेक्स का डायग्राम है। तो यहाँ पर क्या है, ये ए के लिए पॉइंटर है लेकिन बी के लिए नहीं है। तो हमने क्या कर दिया, एक ही बॉक्स के अंदर, एक ही डेटा ब्लॉक के अंदर हमने दोनों भी डेटा ब्लॉक्स को
ऐड कर दिया, ए और बी को, मतलब हम ए को पॉइंट कर रहे हैं तो यहाँ पर हमको ए मिल जाएगा। अब अगर कल को जाके मुझे बी को भी जो है एक्सेस करना है तो मैं सबसे पहले ए को एक्सेस करूंगी एंड उसके बाद मुझे पता है कि उसी के नीचे मुझे बी मिल जाएगा। फिर सी के लिए जो है अलग पॉइंटर है जिसमें आपका सी डी प्रेजेंट है, ई के लिए अलग पॉइंटर है जिसमें ई एफ प्रेजेंट है। तो ये क्या है, ये आपका स्पार्स इंडेक्स है। स्पार्स इंडेक्स में क्या होती है, आपकी स्पेस कम यूज होती है एंड हर एक रिकॉर्ड के लिए आपके पास इंडेक्स नहीं होता। हर एक रिकॉर्ड के लिए आपके पास इंडेक्स नहीं होता, आपके पास कुछ ही सर्च वैल्यूज होती हैं, स्प्यू आपके पास पॉइंटर्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? तो ये इजी होता है। देखो अभी हमारे पास, मैं सिंपल एग्जांपल इसका आपको देती हूँ। जब आप डिक्शनरी यूज करते थे, ठीक है, जब हम डिक्शनरी यूज करते थे तो उसके अंदर हमें पता है कि हमारे पास क्या आने वाला है, हमारे पास हमें एस से कोई वर्ड को सर्च करना है। लेट्स कंसीडर हमें स्मार्ट वर्ड को जो है सर्च करना है, उसका मीनिंग। तो आप डायरेक्टली क्या करते हो, आप सेंटर अपनी डिक्शनरी का खोल लेते हो, आपको पता है कि वो राइट साइड में ही होगा, है ना। तो आप क्या करते हो, सेंटर को में जाके देख लेते हो एंड फिर जाके आप देखते हो एस की सीरीज का है। उसके बाद आपको पता है स्मार्ट में एम आता है बाद में, तो आप क्या करोगे, स्टार्टिंग के पेजेस वैसे ही आप टिल्ट कर दोगे बिना इतना ध्यान दिए, क्योंकि हमें पता है, हमें आदत हो जाती है डिक्शनरी को यूज करने की। तो उसमें कौन सा जो है आपका जो अल्गोरिदम है फॉलो होती है, मुझे बताओ। आपकी फॉलो होती है लीनियर सर्च एक होता है और एक होता है आपका बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च अल्गोरिदम उसमें यूज होती है। तो वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट आपका स्पार्स इंडेक्सिंग में है। वैसे एक्चुअली बाइनरी सर्च नहीं है, लेकिन क्या है कि अगर आपको ए और बी को सर्च करना है तो आप ए और बी को एक साथ रख सकते हो, क्योंकि आपको पता है ए के बाद ही बी आता है, आपको उसको अलग पॉइंटर में स्टोर करने की जरूरत नहीं है। सो दिस वाज द कंप्लीट थ्योरी से, यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हो। Sparse index helps to resolve the issue of the dense indexing in the DBMS. In this method of indexing technique, a range of index columns stores the same data block address, and when data needs to be retrieved, the block address will be fetched, है ना। However, the sparse index stores index records for only some search key values. It needs less space. तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही है जिसके लिए हमने sparse indexing को प्रेफर किया है, ताकि आपकी मेमोरी कम यूज हो। Less maintenance overhead for insertion and deletion, but it is slower compared to the dense. या slower है क्योंकि आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे जाके पहले A को जाके आप देखोगे एंड उसके बाद B में जाओगे। अगर B का डायरेक्ट पॉइंटर होता तो आप उसको डायरेक्ट एक्सेस कर लेते, ठीक है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा स्लो है एज कम्पेयर टू योर डेंस इंडेक्सिंग। क्लियर? अब क्लस्टर्ड इंडेक्सिंग की बात करते हैं। क्लस्टर्ड इंडेक्सिंग में क्या होता है, अगेन इस मेथड के अंदर आपका जो रिलेटेड रिकॉर्ड्स हैं वो एक दूसरे के पास स्टोर होते हैं, क्लोज टू ईच अदर, दे आर स्टोर्ड इन वन प्लेस, बिकॉज रिलेटेड रिकॉर्ड जो है वो ग्रुप्ड होते हैं एंड ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ सर्चिंग जो है वो रिड्यूस होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्लस्टरिंग है। अब ये ऑल्दो थोड़ी सी जो ये आपकी थोड़ा सा इमेज जो है वो ब्लर है, लेकिन आप समझ सकते हो, इतना आपको इसमें देखने की जरूरत नहीं है। आपका वन है, वन पॉइंट कर रहा है उस, ये जो ऑरेंजिश है ना, ये पूरा ऑरेंजिश क्लस्टर इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है, टू, तो ये टू जो है ये किसको पॉइंट कर रहा है, ये ब्लू वाले पूरे क्लस्टर को पॉइंट कर रहा है जिसमें ये सारे रिकॉर्ड्स आपके आ गए। उसके बाद ये थर्ड वाला जो है, ये थर्ड वाला किसको पॉइंट कर रहा है, आपके ये पिंक वाले को पॉइंट कर रहा है जिसमें आपके पास ये कोई क्लस्टर है। मतलब कि आप देखो, मैंने ये जब आपको पढ़ाया था, अभी आप ये मुझे बताओगे मैंने इसको कहाँ पे पढ़ाया था, लेकिन जहां भी पढ़ाया था मैंने आपको ये बताया था कि आप जैसे सपोज आपका कॉलेज है, कॉलेज का डेटा स्टोर हो रहा है, तो कंप्यूटर एक डिपार्टमेंट है, उसके बाद आपके पास आईटी एक डिपार्टमेंट है, एआईडीएस एक डिपार्टमेंट है, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे क्लस्टर फॉर्मेट में, मतलब इस क्लस्टर में कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो ब्रांच है बेसिकली उसका डेटा स्टोर है, यहाँ पर आईटी वाले बच्चों का डेटा स्टोर है, एआईडीएस वाले बच्चों का डेटा स्टोर है। तो ऐसे क्लस्टर फॉर्मेट में आप स्टोर करते हो, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर, जो हम अभी स्पार्स में कर रहे थे, स्पार्स में तो हम कुछ ही डेटा को एक ब्लॉक में डाल रहे थे, यहाँ पर हम मल्टीपल डेटा को क्या कर रहे हैं, एक ब्लॉक में डाल रहे हैं, एंड दैट इज नथिंग बट क्लस्टर। क्लस्टर तो समझ में आता है ना आपको, एक चीज का ग्रुप है ना, तो क्लस्टर इंडेक्सिंग यही होती है। आई होप आपको समझ में आ गया। सो दिस इज नथिंग बट योर क्लस्टर इंडेक्सिंग। नाउ नॉन क्लस्टर्ड या फिर उसको सेकेंडरी इंडेक्सिंग भी बोला जाता है। तो ये क्या होता है, देखो बहुत ध्यान से सुनो। सेकेंडरी इंडेक्सिंग जो होती है ना आपके डीबीएमएस के अंदर, इट कैन बी जनरेटेड बाय अ फील्ड which has a unique value for each record. हर एक रिकॉर्ड के पास क्या है, उसकी यूनिक वैल्यू है, एंड इट शुड बी अ कैंडिडेट की। इट शुड बी अ कैंडिडेट की, मतलब कि कैंडिडेट की हो या फिर प्राइमरी की हो, देखो दोनों का मतलब सेम है। क्लियर? इन दोनों के बीच में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कैंडिडेट की यानी कि वो यूनिक वैल्यूज फॉर ईच रिकॉर्ड, अब चाहे आप उसको प्राइमरी की बोलो या कैंडिडेट की बोलो। सो यहाँ पर इट इज ऑल्सो नोन एज नॉन क्लस्टरिंग इंडेक्स। इसी को क्या बोला जाता है,
जो आप यूनिक वैल्यूज हर एक रिकॉर्ड के लिए कर रहे हो, या फिर प्राइमरी कीज जो आप यहाँ पर दे रहे हो, तो वो बेसिकली आप इसको बोलते हो नॉन क्लस्टरिंग इंडेक्स, ठीक है, बिकॉज इट डजेंट अफेक्ट द फिजिकल ऑर्डर ऑफ रिकॉर्ड, आपके रिकॉर्ड को कोई असर नहीं होता है, इसीलिए उसको बोला जाता है नॉन क्लस्टरिंग इंडेक्स, ठीक है। अब इस मेथड के अंदर 2 लेवल डेटाबेस इंडेक्सिंग टेक्निक यूज होती है टू रिड्यूस द मैपिंग साइज ऑफ द फर्स्ट लेवल। इसका मतलब ये इसके अंदर 2 लेवल इंडेक्सिंग टेक्निक यूज होती है ताकि आप जो फर्स्ट लेवल मैपिंग है, फर्स्ट लेवल मैपिंग यानी कि जो मेन इंडेक्सेस हैं उनका जो साइज है वो आप रिड्यूस कर पाओ, ठीक है। सो फॉर द फर्स्ट लेवल अ लार्ज रेंज ऑफ नंबर्स इज सिलेक्टेड, बिकॉज ऑफ दिस द मैपिंग साइज ऑलवेज रिमेन्स स्मॉल, है ना। तो देखो अगर आपके पास फर्स्ट लेवल क्या हैंडल करता है, लार्ज रेंज नंबर्स को हैंडल करता है ना, क्योंकि आपके पास उस वक्त क्या है, मेन इंडेक्सेस है। उसके बाद आप क्या करते हो, उनको मैपिंग साइज जो है वो आपका फिर भी स्मॉल ही रहता है, मैनेजेबल रहता है, क्यों, क्योंकि आप नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्सिंग यानी कि सेकेंडरी इंडेक्सिंग यहाँ पे आप यूज कर रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली सेकेंडरी इंडेक्सिंग जो है डीबीएमएस के अंदर, उसमें आपको यही याद रखना है कि आपका जो है कैंडिडेट की यानी कि प्राइमरी की या फिर आप यूनिक की उसको बोल सकते हो, तो यूनिक की आपका गिवन है टू ऑल ऑफ द रिकॉर्ड्स, एंड उसी को क्या बोला जाता है, नॉन क्लस्टरिंग इंडेक्स बोला जाता है। 2 लेवल डेटाबेस इंडेक्सिंग टेक्निक यहाँ पर यूज होती है ताकि आपका जो फर्स्ट लेवल यानी कि जो मेन इंडेक्सिंग है उसका जो साइज है वो आपका कम किया जाए, क्लियर। सो दिस वाज द सेकेंडरी इंडेक्स। अब एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। आई नो आपको ये एकदम अच्छे से समझ में नहीं आया है, तो देखो मैं आपको इसको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। पहले तो ये जो लिखा है इसको, ये वही लिखा है जो मैं आपको बताऊंगी, तो पहले समझो। इमेजिन आपके पास क्या है, बैंक का डेटाबेस है, बैंक होता है, बैंक का डेटाबेस है जहां पर आपके पास अकाउंट्स की डिटेल्स प्रेजेंट है, और वो जो अकाउंट्स की डिटेल्स है वो आपके पास सिक्वेंशियल मैनर में स्टोर है, एंड वो किस हिसाब से स्टोर है, उस अकाउंट नंबर के हिसाब से स्टोर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका प्राइमरी की या फिर कैंडिडेट की क्या बन गया है, आपका अकाउंट नंबर बन गया है। अगर आपको फाइंड आउट करना है सारे अकाउंट्स को एक स्पेसिफिक ब्रांच में, लेट्स से एबीसी वो बैंक है, ठीक है, एबीसी बैंक है एंड वो किसी का उसका कोई ब्रांच है, ठीक है, तो उस ब्रांच के अंदर आपको चेक करना है सारे अकाउंट्स को, तो आप क्या करोगे, सर्च किस हिसाब से करोगे, अकाउंट नंबर के हिसाब से करोगे क्या, नहीं, अकाउंट नंबर से सर्च करोगे तो आपको ब्रांच पता नहीं चलेगी, तो आप क्या करोगे, अब एक सेकेंडरी इंडेक्स को बनाओगे, सेकेंडरी इंडेक्स एक्स्ट्रा आप बनाओगे, एंड वो सेकेंडरी इंडेक्स क्या होगा, आपका ब्रांच नेम होगा। तो अब जब आपको उस इंडेक्स के अंदर, उस रिकॉर्ड्स के अंदर सर्च करना है, तो आप ब्रांच के हिसाब से सर्च करोगे, ब्रांच कंटेनिंग द पॉइंटर्स टू ऑल द अकाउंट रिकॉर्ड्स जो कि उस पर्टिकुलर ब्रांच को बिलोंग करते हैं। तो इससे आप क्या कर पाओगे, एफिशिएंटली उस स्पेसिफिक ब्रांच के अकाउंट्स को फाइंड आउट कर पाओगे विदाउट स्कैनिंग द एंटायर फाइल एंड विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ द अकाउंट नंबर। तो सेकेंडरी इंडेक्स का मतलब आप समझ गए, सेकेंड कि आप क्या कर रहे हो, आप सेकेंडरी एक इंडेक्स बना रहे हो, प्राइमरी इंडेक्स तो है ही, अब आप क्या कर रहे हो, एक और इंडेक्स बना रहे हो। अब आप आगे जाके ये भी हो सकता है कि अब चलो एक तो हो गया ब्रांच का, और क्या बना सकते हैं, फीमेल बना सकते हैं ना, फीमेल कैंडिडेट्स का एक इंडेक्सिंग बना सकते हैं, मेल कैंडिडेट्स का इंडेक्सिंग बना सकते हैं, बच्चों का इंडेक्सिंग बना सकते हैं, और आगे जाके देखें तो सेविंग अकाउंट्स का अलग होगा, करंट अकाउंट्स का अलग होगा, तो ऐसे बहुत सारे आपके सेकेंडरी इंडेक्स बन सकते हैं। सो आई होप अब आपको जो टॉपिक है सेकेंडरी इंडेक्स का वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, एंड इफ यू हैव अंडरस्टूड प्लीज प्लीज हिट द लाइक बटन नाउ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये सेकेंडरी इंडेक्स वैल्यू की है, तो यहाँ पर क्या है, ये आपकी प्राइमरी इंडेक्सिंग थी, है ना, ये प्राइमरी इंडेक्सिंग, ये आपकी क्या है, इंडेक्सिंग है। तो बेसिकली यहाँ पर आपके पास क्या है, ये किसको पॉइंट कर रहा है, ये सेकेंडरी इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे सेकेंडरी इंडेक्स है, वो जाके आपके एक्चुअल डेटा को आपके मेमोरी में से एक्सेस कर पा रहा है, ठीक है। तो ऐसा आप कुछ डेटा बना के, ऐसी डायग्राम बना के सेकेंडरी इंडेक्स को बता सकते हो। वैसे यहाँ पर जो है ये आपका हमने क्या किया है, देखो एकदम एग्जाम्पल सिंपल है, आपके पास सर्च की है, यहाँ पर पॉइंटर है, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, आपके पास डेटा है, ये पॉइंटर है, एलिस बॉब क्रिस्टे, तो ये पूरा आपका रूट नोड है। अब आपको इसको सर्च करना है, तो 1102 के अंदर सर्च करने गए तो यहाँ पर और भी आपके पास सर्च कीज हैं, वो इस पॉइंटर के अंदर पास हो रही है, मतलब 1102 के अंदर भी क्या है, और एक्स्ट्रा लोग हैं, 1103 के अंदर भी क्या है, और एक्स्ट्रा लोग हैं, मतलब क्लस्टर्स बनते जा रहे हैं। अब यहाँ से बात करें तो 1202 के अंदर भी यहाँ पर और लोग हैं, है ना, तो मतलब कि आपके इंडेक्स के अंदर आप घुसते चले जा रहे हो। सो दिस इज नथिंग बट योर सेकेंडरी इंडेक्सिंग।
फाइन। अब मल्टी लेवल इंडेक्सिंग के बारे में पढ़ते हैं। देखो बहुत सिंपल है, जब आपका जो डेटाबेस है वो बहुत ज्यादा लार्ज होता है तो इंडेक्सिंग भी आपकी बहुत ग्रो करती है, तो उस केस में आपको जो है ज्यादा मेमोरी का यूज करना पड़ता है एज अ सिंगल लेवल इंडेक्स। तो उस केस में आप क्या यूज करते हो, देखो सिंगल लेवल इंडेक्स, तो उस केस में आप मल्टीपल इंडेक्सिंग का यूज करते हो। मल्टीपल इंडेक्सिंग क्या करती है, उस लार्ज इंडेक्स को स्मॉलर ब्लॉक्स के अंदर ब्रेक कर देती है एंड उनको मल्टीपल लेवल्स में क्या करती है, ऑर्गेनाइज करती है। तो आउटर ब्लॉक जो है, आउटर ब्लॉक किसको पॉइंट करेगा, इनर ब्लॉक को पॉइंट करेगा, फिर उसका इनर ब्लॉक किसको पॉइंट करेगा, एक्चुअल डेटा ब्लॉक्स को पॉइंट करेगा। तो ये ऐसा हिरार्चिकल स्ट्रक्चर अलाउ करता है आपका मल्टीपल इंडेक्सिंग एंड इसके वजह से आपका जो डेटा है वो एफिशिएंटली स्टोर होता है आपकी मेन मेमोरी के अंदर। इसके वजह से आपका जो डिस्क एक्सेस वगैरह है, जैसे कि आपके डिस्क ब्लॉक्स हैं, उनका कम यूज होता है, रिड्यूस नंबर्स ऑफ योर डिस्क एक्सेस नीडेड, मेकिंग डेटा रिट्राइवल फास्टर। तो बस यही आपके इस पर पूरे के पूरे पैराग्राफ में बताया हुआ है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। सी यहाँ पर मल्टीपल ब्लॉक्स का ये एग्जांपल आपके पास है, ये आउटर ब्लॉक्स हैं, ऑब्वियसली ये इनर ब्लॉक्स को पॉइंट कर रहे हैं एंड ये इनर ब्लॉक्स एक्चुअल डेटा को पॉइंट कर रहे हैं। तो जो अभी मैंने आपको बताया बेसिक वही है। अब एडवांटेजेस क्या है आपके इंडेक्सिंग के, तो इंपॉर्टेंट प्रोज और दैट इज एडवांटेज, इट हेल्प्स यू टू रिड्यूस द टोटल नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, है ना, नीडेड टू रिट्राइव दैट डेटा, सो यू डोंट नीड टू एक्सेस द रॉ टू इन द डेटाबेस फ्रॉम एन इंडेक्स स्ट्रक्चर। मतलब कि आप क्या रिड्यूस कर रहे हो, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को रिड्यूस कर रहे हो जो कि आपके डेटा को फाइंड आउट के लिए करने के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब आपको पूरी टेबल को स्कैन करने की जरूरत नहीं है, आप कुछ ही चीजें स्कैन करते हो, यही है क्या, रिड्यूस नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। और इससे आप क्या कर सकते हो, देखो इट ऑफर्स फास्ट सर्च एंड रिट्राइवल ऑफ डेटा टू द यूजर्स। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, इंडेक्सिंग ऑल्सो हेल्प्स यू टू रिड्यूस द टेबल स्पेस एज यू डोंट नीड टू लिंक टू अ रो इन अ टेबल एज देयर इज नो नीड टू स्टोर द ROWID इन द इंडेक्स। बेसिकली ROWID क्या है, ये आप सर्च कर सकते हो जाके। ठीक है, तो सिंपल आपको यहाँ पे इतना ये याद रखना है कि टेबल स्पेस जो है आपको उसका टेबल स्पेस जो है उसको रिड्यूस करना है, क्योंकि आपको एक्चुअली जरूरत नहीं है कि आप एक एक एक्चुअल रो को इंडेक्स जो है असाइन करो, पॉइंटर असाइन करो। हो सकता है कोई डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो क्यों हम इतनी जो है ना स्पेस अपनी उसके अंदर वेस्ट करें। क्लियर, सो यू कांट सॉर्ट द डेटा इन द लीड नोड्स एज द वैल्यू ऑफ द प्राइमरी की क्लासिफाइज इट। मतलब जो इंडेक्स है वो आपकी प्राइमरी की वैल्यूज के अंदर स्टोर है, इसके वजह से आपको क्या मिलता है, आपको स्पीड अप मिलती है, क्वेरी प्रोसेसिंग वगैरह जो है, आपका जो डेटा रिट्राइवल है वो आपको जो है इजीली मिल जाता है, फास्टली मिल जाता है। अब डिसएडवांटेजेस की बात करें यहाँ, सो टू परफॉर्म द इंडेक्सिंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यू नीड अ प्राइमरी की ऑन द टेबल विद अ यूनिक वैल्यू। मतलब कि आपको प्राइमरी की लगेगी ही विथ योर यूनिक वैल्यूज अपनी टेबल के अंदर टू क्रिएट द इंडेक्स। सो दैट इज व्हाई प्राइमरी की का वैसे एज सच आगे कोई यूज नहीं है, लेकिन प्राइमरी की होना इंपॉर्टेंट है जो कि यूनिक वैल्यू को यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। यू कांट परफॉर्म एनी अदर इंडेक्सेस इन डेटाबेस ऑन द इंडेक्स्ड डेटा। मतलब आप कोई और इंडेक्सेस को क्रिएट नहीं कर सकते अपने इंडेक्स डेटा के अंदर, ये इसका लिमिटेशन है कुछ सिस्टम्स में। क्लियर, नाउ यू आर नॉट अलाउड टू पार्टीशन एन इंडेक्स्ड ऑर्गेनाइज्ड टेबल। मतलब क्या कि आप पार्टीशन नहीं कर सकते, इंडेक्स ऑर्गेनाइज्ड है वो उसी फॉर्मेट में रहेंगे, आप उनको और उनके बीच में डिवीजन नहीं कर सकते, पार्टीशन नहीं कर सकते। एसक्यूएल इंडेक्सिंग डिक्रीज परफॉर्मेंस इन इंसर्ट डिलीट एंड अपडेट क्वेरी। अगर आपने एसक्यूएल किया होगा तो ये क्वेरीज आपको पता होंगी, इंसर्ट डिलीट अपडेट वगैरह, तो ये सारे ऑपरेशन जो आप अगर करते हो इंडेक्सेस के ऊपर तो ये ऑपरेशन बहुत स्लो डाउन कर देती हैं। क्यों, बिकॉज द इंडेक्स मस्ट बी अपडेटेड अलोंग साइड द टेबल। तो जैसे जैसे आपका यहाँ पर डिलीशन हो रहा है, इंसर्शन हो रहा है, अपडेशन हो रहा है, तो वहां पे आपकी टेबल भी अपडेट हो रही है, तो वो अपडेट होने में आपका टाइम लेती है। सो दिस इज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ योर इंडेक्स। अब डायरेक्ट एक्सेस फाइल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो डायरेक्ट एक्सेस फाइल के अंदर क्या है, डायरेक्ट एक्सेस फाइल इज आल्सो नोन एज रैंडम एक्सेस या फिर रिलेटिव फाइल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक्स्ट्रा नाम याद रखना, मे भी आपको कॉम्प्लिकेट करने के लिए आपको रिलेटिव फाइल ऑर्गेनाइजेशन बोल दिया जाए एंड आप बोलो कि आउट ऑफ सिलेबस है, नहीं, ये डायरेक्ट एक्सेस फाइल को ही बोला जाता है। रैंडम एक्सेस ऑर्गेनाइजेशन भी आपको डायरेक्ट एक्सेस फाइल ऑर्गेनाइजेशन में आता है। क्लियर, यहाँ पे
in the direct access file, all records are stored in the direct access storage devices, जिसको हम क्या बोलते हैं, DASD बोलते हैं, जिसको हम एज जो है नॉर्मल लैंग्वेज में हार्ड डिस्क बोलते हैं। तो सारे डायरेक्ट एक्सेस फाइल के रिकॉर्ड्स कहाँ पे स्टोर होते हैं, आपके हार्ड डिस्क में स्टोर होते हैं। द रिकॉर्ड्स आर रैंडमली प्लेस्ड थ्रू आउट द फाइल। तो ऐसे फाइल में कुछ ऐसा सीक्वेंस नहीं है कि ऐसे स्टोर होंगे, ऐसे ब्लॉक्स में स्टोर होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपके रैंडमली जो डेटा है वो स्टोर होता है। द रिकॉर्ड्स डज नॉट नीड टू बी इन सीक्वेंस बिकॉज दे आर अपडेटेड डायरेक्टली एंड री रिटर्न बैक इन द सेम लोकेशन। मतलब कि इसमें आप कुछ अपडेशंस में या इंसर्ट डिलीट करने में कुछ चीज को, आप किसी भी चीज को आपको अपडेट नहीं करना पड़ेगा, वापस से रीऑर्डर नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप वैसे भी रैंडमली इसको पुट कर रहे हो, तो कहीं पे भी आपकी जो इंसर्शन हो सकती है, कहीं से भी आपका डिलीशन हो सकता है। सो दिस फाइल ऑर्गेनाइजेशन इज यूजफुल फॉर इमीडिएट एक्सेस टू लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इट इज यूज्ड इन एक्सेसिंग लार्ज डेटाबेसेस एंड इट इज कॉल्ड एज हैशिंग। ठीक है, तो यहाँ पर यूज किसका होता है, आपकी हैशिंग का यूज होता है, बिकॉज इट ऑफन यूजेस द हैशिंग टेक्निक्स फॉर लोकेटिंग द रिकॉर्ड्स। क्लियर। तो बेसिकली ये आपका डायरेक्ट एक्सेस फाइल ऑर्गेनाइजेशन का था। सिंपल मैं बताऊं तो ये रैंडम एक्सेस इसको आप बोलते हो या फिर रिलेटिव फाइल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हो। जो रिकॉर्ड्स हैं वो कहाँ पे स्टोर होते हैं, DASD यानी डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, या फिर आप उनको ऐसा बोल सकते हो कि वो हार्ड डिस्क की तरह होते हैं। अब रिकॉर्ड्स जो है वो आपके कहाँ प्लेस होते हैं, वो कैसे प्लेस होते हैं, सॉरी, दे आर प्लेस्ड इन रैंडमली मैनर। ओके, कहीं पर भी फाइल के अंदर रैंडमली आपके जो रिकॉर्ड्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और जो रिकॉर्ड्स हैं बेसिकली दे डोंट नीड टू बी स्टोर्ड इन सीक्वेंस, क्योंकि वो वैसे भी रैंडमली स्टोर हैं। तो अगर आप उनको अपडेट कर रहे हो या वापस से डिलीट कर रहे हो तो उस केस में आपको कुछ उसके अंदर वापस से उसमें कुछ अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब दिस मेथड इज यूजफुल फॉर इमीडिएट एक्सेस ऑल्सो, ताकि आपका लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा में आप इमीडिएट एक्सेस कर पाओ डेटा को। एंड वो एक्सेसिंग किसके हेल्प से होती है, हैशिंग के हेल्प से होती है। क्लियर। सो दिस वाज द डायरेक्ट एक्सेस फाइल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे और चीजें लिखी हुई है कि कैसे एग्जैक्टली आपका डायरेक्ट फाइल एक्सेस फाइल जो है वो वर्क करता है। तो डायरेक्ट फाइल एक्सेस इज ऑल्सो, ठीक है चलो, इट अलाउज अस टू एक्सेस डेटा डायरेक्टली फ्रॉम एनी लोकेशन विद इन द फाइल विदाउट द नीड टू रीड और राइट ऑल द रिकॉर्ड्स दैट कम बिफोर इट। Furthermore, this method accesses records within the file by their फिजिकल एड्रेसेस और पोजीशन। तो यहाँ पर बात आती है मेन कि आप इसको इमीडिएट एक्सेस तो कर पा रहे हो, लेकिन कैसे कर पा रहे हो, तो हम उसको फिजिकल एड्रेस से या फिर पोजीशन से एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, एंड आपको उस डेटा से पहले के या बाद के कोई भी डेटा को जो है रिट्राइव करने की या ट्रैवर्स करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ उसी डेटा पे जो है डायरेक्टली पहुंचा दिया जाएगा जो आपको चाहिए। Now the direct file access is best suited for applications that require quick and efficient access to specific records or data elements within a file. For example, आपके पास database application है, we may need to quickly retrieve customer data based on a specific customer ID. तो customer ID है मतलब आपको उसका physical address, position पता है, directly आप उसको access कर सकते हो record containing the customer data without having to read through all the records that come before it. Clear? तो ये direct access file organization का था। द मेन एडवांटेज ऑफ द डायरेक्ट एक्सेस फाइल इज इट्स स्पीड, है ना, स्पीड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड एफिशिएंसी फॉर रैंडम एक्सेस ऑपरेशंस। एंड ऑन अदर हैंड इट्स मेन डिसएडवांटेज इज दैट इट कैन बी मोर कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट एंड यूज देन सिक्वेंशियल फाइल। तो इसको कोड करना ये जो है डिफिकल्ट है, अदरवाइज इसको यूज करना इजी है। क्लियर। अब देखो डायरेक्ट एक्सेस मेथड के अंदर आप डायरेक्टली, आपको ब्लॉक 3 चाहिए तो आप डायरेक्टली करंट जो पॉइंटर है वो आपका किसको पॉइंट करेगा, ब्लॉक 3 को ही पॉइंट करेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको स्टार्ट से करना है। क्लियर। अब ब्लॉक 3 के बाद आपको डायरेक्टली किसको एक्टिव करना है, ब्लॉक 8 को, तो आप डायरेक्टली ब्लॉक 8 पे ही जाओगे। मतलब ना इसकी जरूरत है आपको और ना ही बीच के इसकी किसी की जरूरत है, ना ही किसी एंड की जरूरत है। ठीक है, तो ये आपका होता है डायरेक्ट एक्सेस मेथड के अंदर। ये डिसएडवांटेजेस है, एडवांटेजेस है, अगेन वही चीज, डायरेक्ट एक्सेस फाइल हेल्प्स इन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। तो समझ में आ रहा है, जो ऑनलाइन रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम हो गया या ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम हो गया, कुछ भी हो गया ना, तो इसके अंदर डायरेक्ट एक्सेस फाइल ऑर्गेनाइजेशन स्टोर होता है। ये इंपॉर्टेंट एडवांटेज भी है और एप्लीकेशन भी है। डायरेक्ट एक्सेस फाइल के अंदर सॉर्टिंग ऑफ रिक्वायर्ड, सॉर्टिंग ऑफ रिकॉर्ड्स इज नॉट रिक्वायर्ड। द एक्सेस इट एक्सेसेस द डिजायर्ड रिकॉर्ड्स इमीडिएटली, इट अपडेट्स सेवरल फाइल्स क्विकली, and it has
बेटर कंट्रोल ओवर रिकॉर्ड एलोकेशन। फिर डिसएडवांटेज क्या है, डायरेक्ट एक्सेस फाइल डज नॉट प्रोवाइड बैकअप फैसिलिटी, ठीक है, यहाँ पे आप कुछ डिलीट कर देते हो तो वो डिलीट हो जाता है, आपको वो कहीं पे भी उसका बैकअप नहीं होता है। एक्सपेंसिव है ऑब्वियसली, एंड इट हैज लेस स्टोरेज एज कंपेयर टू सिक्वेंशियल फाइल, ठीक है, तो स्टोरेज स्पेस इसकी कम है, तो ये एक इसकी डिसएडवांटेज हो जाती है। अब ये देखो, ये कंपैरिजन है, आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये सिक्वेंशियल फाइल जो अभी हमने पढ़ी, देन डायरेक्ट एक्सेस फाइल है आपके पास, ठीक है, सिक्वेंशियल फाइल है, डायरेक्ट एक्सेस फाइल, इंडेक्स्ड फाइल, तो इनके बीच का डिफरेंस आपको पूछा जा सकता है, तो एक्सेस मेथड के हिसाब से सूटेड फॉर एडवांटेज डिसएडवांटेज, तो ये सब आप पढ़ के जा सकते हो, एक बार आपका रिवाइज भी हो जाएगा एंड आपको चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। तो ये कंपैरिजन ऑफ फाइल आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट, एंड देन आप इसको रीड कर सकते हो। फाइन, अब आ जाते हैं फाइल ओपनिंग एंड क्लोजिंग मोड्स के ऊपर। तो फाइल ओपनिंग और क्लोजिंग मोड्स हमने C++ के अंदर पढ़े हुए हैं, एंड आई होप कि ये चीजें आपको अब बहुत क्लियर है। अब मैं जो करूंगी जस्ट आपको रिमाइंड करवाने का काम करूंगी, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी आपने पढ़ा ही नहीं है, मुझसे पढ़े हो तो 100% पढ़ा है आपने ये लास्ट ईयर ऊप्स के अंदर। अब वापस से यहाँ पे देख लेते हैं, तो हमें पता है हम रिवाइज कर रहे हैं। iOS आप यहाँ पे कोलन कोलन देते हो, और AP का मतलब होता है अपेंड टू एंड ऑफ द फाइल, मतलब क्या करते हो आप, आपके पास फाइल में डेटा है बहुत सारा, अब आप क्या कर रहे हो, उसके अंदर आपको किसी डेटा को ऐड करना है, तो आप एट लास्ट ऐड करते हो, तो उसको बोला जाता है अपेंड, ठीक है। अब ATE मतलब कि एंड ऑफ फाइल पर आपको जाना है, जैसे ही आप ओपन कर रहे हो फाइल को, आपको एंड ऑफ द फाइल पे डायरेक्टली इमीडिएटली ओपन हो जाना है। अब बाइनरी मतलब बाइनरी फाइल, जिसमें आपकी इमेजेस वीडियोस वगैरह आ जाती हैं। दैट iOS कोलन कोलन इन मतलब क्या हो गया भाई, इन मतलब कि ये जो है डेटा या फिर ये जो फाइल है, ये सिर्फ आपकी रीड ओनली के लिए ओपन होगी, मतलब सिर्फ आप इसमें रीड कर सकते हो, डेटा को राइट या एडिट नहीं कर सकते हो। नो क्रिएट मतलब इट ओपन फेल्स इफ फाइल द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब क्या है यहाँ पर नो क्रिएट में, मतलब क्या है, इस मोड के अंदर दिस विल फेल टू ओपन द फाइल इफ इट डजंट ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब कि अगर आपके पास डेटा मतलब आपके पास वो फाइल है ही नहीं, तो आप उसको ओपन नहीं कर सकते नो क्रिएट के अंदर। तो डू नॉट क्रिएट अ न्यू फाइल, ओपन ओनली इफ द फाइल इज ऑलरेडी देयर। समझ में आ रही है बात, मतलब क्या, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास क्या है, आपने ये iOS नो क्रिएट वाला जो पैरामीटर है इसको यूज किया है, अब आपके पास abc.txt करके फाइल आप जो है इसके अंदर डाल रहे हो, अगर ये प्रेजेंट नहीं होगी ना, तो फिर आपका फेलियर ही दिखाएगा, आपकी न्यू फाइल क्रिएट नहीं होगी। और केसेस में न्यू फाइल क्रिएट हो जाती है अगर वो नेम की फाइल नहीं होती है प्रेजेंट डेटा में, ठीक है। सो यहाँ पर आपकी न्यू फाइल क्रिएट नहीं होती है, जस्ट आपका फेलियर मैसेज दिखा दिया जाता है अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती है तो। नाउ नो रिप्लेस की बात हो रही है, सो दिस ओपन फेल्स इफ द फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब कि यहाँ पर आई वांट टू क्रिएट अ न्यू फाइल, अब आपको क्या करना है, न्यू फाइल को क्रिएट करना है, बट डोंट ओपन इट इफ अ फाइल विद द सेम नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। समझ में आ रही है बात, अगर उसी सेम नाम से कोई फाइल और उसी रिकॉर्ड कोई उसी फाइल में प्रेजेंट है, बेसिकली हम उसको ओपन नहीं करेंगे, नो रिप्लेस से आपको उसी नेम से न्यू फाइल को क्रिएट करना है। समझ में आ गई बात। अब आउट में क्या होता है, आउट ओपन द फाइल फॉर राइटिंग ओनली, आप एडिट कर सकते हो, एंड ट्रंक के अंदर क्या होता है, डिलीट करना होता है आपको पूरा का पूरा कंटेंट, ठीक है। तो आप जो है एक फाइल को न्यूली ओपन कर रहे हो, तो अगर उसमें पहले से कोई डेटा प्रेजेंट होगा तो आप उसको ट्रंकेट में ओपन करके पूरा प्री एग्जिस्टिंग डेटा डिलीट कर सकते हो। अब वही सब मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करते हुए बताया। देखो ये आपको जब एक्सप्लेन करना है ना फाइल मोड्स इन C++, तो आपको इनको सबसे पहले तो फाइल मोड्स क्या है ये एक्सप्लेन करना है। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो फाइल्स कैन बी ओपनड इन वेरियस मोड डिपेंडिंग ऑन द ऑपरेशन, जो हमें उसके ऊपर परफॉर्म करना है उस हिसाब से हम मोड्स को यहाँ पे देखते हैं। तो कौन से है, सबसे पहला आपका यहाँ पर आप लेते हो iOS इन, ठीक है। आप ये std नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, अगर आप सिंपल यूजिंग नेम स्पेस std यूज करते हो तो। सो दिस ये मोड क्यों यूज किया जाता है मुझे बताओ, ओनली फॉर रीडिंग पर्पज, तो ये आप यहाँ पर बताते हो, एंड एक ये एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिख के दिखाते हो, ताकि आपका जो है ना 100 मार्क्स मतलब 100% मार्क्स आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ले पाओ। तो बेसिकली आप IF स्ट्रीम को यहाँ पे इंपोर्ट करते हो, एंड उसको कोई नाम देते हो, लेट से इन फाइल, एंड इन फाइल को ओपन करते हो, लेट से माई फाइल डॉट txt है वो, एंड उसके अंदर आप आगे क्या करते हो, कॉमा देके आप उस मोड को लिख रहे होते हो, ठीक है। ये तो मैंने आपको कोड भी करके दिखाया हुआ है ऊप्स के अंदर, आप चाहो तो जाके ऊप्स का जो यूनिट 6 है उसमें भी जाके आप अच्छे से समझ सकते हो, अगर कोड समझ में नहीं आ रहा है तो।
अब आउट किसके लिए यूज होता है, अब मैं समझ सकती हूँ कि आप जो है इसको समझ पा रहे हो एंड ज्यादा इसके अंदर आपको टाइम नहीं देना है, ठीक है। ये चीज बहुत सिंपल है, हमने पढ़ी हुई है। अगर आपको याद नहीं भी आ रहा है तो ये इतना देखना आपके लिए इनफ है, ठीक है। अब इसके अंदर आप क्या करते हो, आउट के अंदर आप सिर्फ राइट करते हो डेटा के अंदर, तो राइट करने के लिए आप OF स्ट्रीम का यूज करते हो एंड यहाँ पे आप सिंपल iOS कोलन कोलन आउट का यूज करते हो। उसके बाद आपके पास अपेंड मोड है। अपेंड मोड क्या करता है, अब आपको जो भी डेटा आप आगे लिखने वाले हो, जो भी ऐड करने वाले हो, वो आपके एंड ऑफ द फाइल में जाके अपेंड हो जाता है और कोई डेटा आपका डिलीट नहीं होता है, ये याद रखना। तो इस केस में आप OF स्ट्रीम का ही यूज करते हो एंड उसके बाद यहाँ पे सिर्फ अपेंड का यूज करते हो, बाकी ये सारी चीजें तो कॉमन है। उसके बाद ATE के अंदर क्या होता है मुझे बताओ, अभी मैंने आपको बताया था, देखो यही सारी चीजें मैंने पहले ही आपको बता दिया। ATE मतलब कि आपको इमीडिएटली मूव कर देना है फाइल पॉइंटर को टू दी एंड एज सून एज वी ओपन इट, है ना। तो जैसे कि आपका ऐप होता है, अनलाइक ऐप इट स्टिल अलाउज अस टू रीड और राइट एनीवेयर इन द फाइल आफ्टर दैट, सो वी कैन मूव अराउंड यूजिंग द पॉइंटर। क्लियर? ओके। सो यहाँ पर उसको आप कैसे करते हो, ATE के अंदर एंड IF स्ट्रीम के अंदर इसको ओपन कर रहे होते हो। बाइनरी में क्या होता है, आप IF स्ट्रीम ही यूज करते हो एंड यहाँ पे बाइनरी आता है। बाइनरी किसके लिए यूज करते हो, बाइनरी मोड आप अगर आपको नॉन टेक्सचुअल डेटा को की फाइल जो है उसको ओपन करना है, जैसे कि इमेजेस या फिर और कोई एग्जीक्यूटेबल्स, देन ओपनिंग अ फाइल इन C++। अब फाइल को ओपन कैसे करते हैं भाई, C++ प्रोग्राम के हेल्प से, तो ये भी हमने करा हुआ है। सिंपल हम क्या करते हैं यहाँ पे, वी कैन यूज OF स्ट्रीम एंड IF स्ट्रीम। OF स्ट्रीम हम यूज करते हैं आउटपुट के लिए, IF स्ट्रीम हम यूज करते हैं इनपुट के लिए। द OF स्ट्रीम क्लास इज यूज टू राइट एंड while the IF स्ट्रीम क्लास इज यूज टू रीड फ्रॉम द फाइल। बोथ द क्लासेस आर डिराइव्ड फ्रॉम द F स्ट्रीम। आप चाहो तो आप डायरेक्टली F स्ट्रीम को भी इंपोर्ट कर सकते हो, विच कैन बी यूज्ड फॉर रीडिंग एंड राइटिंग द फाइल्स। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस std, यहाँ पे मेन फंक्शन में आप आके आप OF स्ट्रीम यूज कर रहे हो एंड उसका आपने कोई नाम दिया, जरूरी नहीं है आउट फाइल ही नाम दो, कोई भी फाइल आप नाम दे सकते हो, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट जनरली यूज किया हुआ नाम है। अगर आपको राइटिंग करने के लिए यूज करना है तो OF स्ट्रीम का यूज करते हो एंड देन उस नेम के थ्रू आप ओपन करते हो एंड उसको आउट मोड में ओपन कर रहे हो। आउट मोड में ओपन करना मतलब कि आप क्या कर रहे हो, उसको रीड कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, देखो राइट टू द फाइल हियर एंड उसके बाद आप उसको क्लोज कर दे रहे हो। तो ये किसके लिए हो गया, राइट के लिए हो गया। अब बात करते हैं लिंक्ड ऑर्गेनाइजेशन की। तो फाइल मोड्स हमने कर लिया, हमने C++ में फाइल को ओपन कैसे करना है वो भी समझ लिया। अब लास्ट का आपका पार्ट बनता है लिंक्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो लिंक्ड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सी लिंक्ड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं यूजिंग पॉइंटर्स या फिर कोई लिंक्स प्रेजेंट होती है, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, लिंक्ड ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, ठीक है। सो द एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम आर कनेक्टेड थ्रू रिलेशनशिप्स बट द ऑर्डर इन विच दे ऑकर मे नॉट बी फिक्स्ड। अब वो कौन से ऑर्डर में होंगे ये हमें पता नहीं है, ठीक है, ऑर्डर फिक्स नहीं है। अब लिंक कैसी भी हो सकती है ना, तो लिंक के अंदर हमें ये नहीं पता है कि कौन सा किसके साथ लिंक करेगा, लेकिन लिंक होता है। तो ये है यहाँ पे, इन लिंक्ड ऑर्गेनाइजेशन एलिमेंट्स माइट और माइट नॉट बी स्टोर्ड इन द कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी ब्लॉक्स, यानी कि एक के बाद एक मेमोरी ब्लॉक्स में स्टोर होंगे ये जरूरी नहीं है। एंड द ऑर्डर इज डिटरमाइंड बाय द लिंक्स बिटवीन द एलिमेंट्स, सो दिस मेक्स इट इजी टू इंसर्ट delete elements without requiring any movement of other elements and it can be extended or reduced according to requirements। तो समझ में आ रहा है आपको, linked file organization में किसकी बात हो रही है, लिंक्स की बात हो रही है। आपका जो डेटा स्टोर होगा वो एक रिलेशन से स्टोर होगा, रिलेशन मतलब एक दूसरे से लिंक्स के फॉर्मेट में कनेक्टेड होगा, और वो लिंक्स क्या हो सकते हैं, आपके पॉइंटर्स हो सकते हैं। और एलिमेंट्स के अंदर दे मे और मे नॉट बी स्टोर्ड इन द कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी ब्लॉक्स, यानी कि एक के बाद एक के मैनर में नहीं स्टोर होता है, ठीक है। इसमें एडवांटेजेस आपकी यही है कि आपका इंसर्शन डिलीशन इजी और इजीली हो जाता है, आपको एलिमेंट्स को शिफ्टिंग करने की जरूरत नहीं होती है एंड ये फ्लेक्सिबल है बिकॉज आपको इसको एक्सटेंड या फिर रिड्यूस नहीं करना पड़ता है। सो दिस इज व्हाट योर लिंक्ड ऑर्गेनाइजेशन। अब मल्टी की फाइल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो अब ये मल्टी की फाइल ऑर्गेनाइजेशन कब यूज होता है, जब आपके रिकॉर्ड को एक्सेस करने के लिए एक से ज्यादा कीज प्रेजेंट है ना। जैसे हमने अभी आपको एग्जांपल दिया था, मतलब कि आपके पास क्या है, कस्टमर एक्सेस कर रहे हो आप बाय अकाउंट नंबर, हो सकता है आपको ब्रांच से भी एक्सेस करना हो सकता है आपको ये भी देखना हो कि क्या इनका जो है अभी इनका जेंडर क्या है बेसिकली, या फिर हम बोल सकते हैं क्या इनका अभी लोन जो है वो क्या कैसा चल रहा है, ओवर ड्यू लिमिट है क्या नहीं। तो यहाँ से बहुत सारे आपके जो है अलग अलग कीज आ जाते हैं। तो अगर आपके पास ऐसा डेटा है जिसके बहुत सारे कीज हैं तो उस केस में आप मल्टी की फाइल ऑर्गेनाइजेशन का जो है यहाँ पे यूज करते हो। दिस फाइल ऑर्गेनाइजेशन इज नीडेड मेनी टाइम्स। एग्जांपल जैसे मैंने अभी आपको बताया बैंकिंग सिस्टम में, ये लोन का मैंने आपको
आपको बताया, अकाउंट नंबर का मैंने आपको बताया. सो वी नीड टू प्रोवाइड टू एक्सेस path to the record based on the different needs, and generally these files are index sequential file in which file is stored sequentially based on the primary key and more than one index table are provided. obvious सी बात है, मैं यहाँ पे जो बात कर रही हूँ वो यही है कि आपके पास बहुत सारी कीज प्रेजेंट है, तो उस केस में आपके पास दो अप्रोच हैं ताकि आप मल्टी की ऑर्गेनाइजेशन को जो है एक्सेस कर पाओ. तो पहली अप्रोच है आपकी इन्वर्टेड फाइल ऑर्गेनाइजेशन. तो इन्वर्टेड के अंदर क्या होता है ना, यहाँ पे एक इन्वर्जन इंडेक्स क्रिएट होता है, हर एक की का इन्वर्जन इंडेक्स क्रिएट होता है. देखो यहाँ पे in this file organization a keys in the inversion index contain all the values that the key presently has in the रिकॉर्ड्स ऑफ द डेटा फाइल. इसका मतलब यहाँ पे जो इंडेक्स है वो स्टोर होते हैं, ऑल की वैल्यूज स्टोर होती हैं, एंड वो कहाँ पे पॉइंट करती हैं, टू ऑल द रिकॉर्ड्स हैविंग दैट की. मतलब उसी की को, जैसे कि अभी हम ब्रांच की बात कर रहे हैं, हो सकता है किसी की, मैं एकदम रैंडम ब्रांच कंसीडर करती हूँ, पुणे ब्रांच है, ठीक है, तो पुणे ब्रांच के अंदर आपके जितने भी आ जाएंगे वो सारे रिकॉर्ड्स, मतलब कि जिनकी सेम की है, कौन सी की, पुणे, तो जिनकी सेम की है वो सारे रिकॉर्ड्स एक जगह आपके जो है की वैल्यू पेयर के फॉर्मेट में स्टोर हो जाएंगे. ठीक है, तो ऐसा होता है. अब फाइल इज इन्वर्टेड ऑन दैट की, अब फाइल को क्या कर देते हो आप, इन्वर्ट कर देते हो इस केस में, और इंडेक्स सॉर्टेड हो जाता है. एंड इस केस में आपका क्या यूज होता है, बाइनरी सर्च यूज होता है. समझ में आ रही है बात. अब एवरी टाइम अ रिकॉर्ड इज एडेड, तो जो इन्वर्टेड इंडेक्स है उसको आप अपडेट कर देते हो. क्लियर है बात. तो इन्वर्टेड फाइल में कुछ नहीं, बस इन्वर्टेड इंडेक्स की आपको याद रखना है. देन सेकेंड है अप्रोच आपकी है मल्टी लिस्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन. तो मल्टी लिस्ट ये भी आपके सिमिलर है इन्वर्टेड फाइल की, बट इन ईच इंडेक्स एंट्री पॉइंट टू द फर्स्ट रिकॉर्ड विद दैट एंट्री. समझ में आ रही है बात. यहाँ पे क्या है, मल्टी लिस्ट के अंदर इट कंटेन्स ऑल वैल्यूज दैट द सेकेंडरी की हैज इन द डेटा फाइल सेम एज इन्वर्टेड फाइल, बट द डिफरेंस इज दैट द एंट्री इन द मल्टी इंडेक्स फॉर अ सेकेंडरी की वैल्यू पेयर इज पॉइंटर टू द फर्स्ट डेटा रिकॉर्ड विद दैट की वैल्यू. मतलब कि अगर मेरा सेकेंडरी इंडेक्स है ब्रांच, एंड मेरा जो ब्रांच है वो है पुणे बेसिकली, तो जो ये पूरा का पूरा पॉइंटर किस पे जाएगा, मल्टी इंडेक्स का, ये उसी पे जाएगा जो जिसका पहला नाम है पुणे ब्रांच के अंदर, जिस भी अकाउंट होल्डर का पहला नाम है या पहला जो भी डेटा है उस पे यहाँ पे ये जाएगा. ठीक है, पॉइंट करेगा. द डेटा रिकॉर्ड कंटेन्स पॉइंटर टू द सेकेंड रिकॉर्ड हैविंग सेम की, दस देयर इज लिंक लिस्ट. अब क्या होगा, अब ये लिंक लिस्ट से कनेक्ट होगा आगे सारा डेटा फॉर ईच value of the secondary key, and multi-list chains usually are bidirectional and occasional are circular to improve the update in operation. तो इसमें सिंपल याद रखना है कि आपका जो है डिफरेंस इतना ही है कि जो मल्टी इंडेक्स है वो किसको पॉइंट करता है, वो आपके फर्स्ट जो डेटा होगा उसको पॉइंट करता है, एंड आगे जो सारा डेटा है वो लिंक लिस्ट के फॉर्मेट में होता है. अब लिंक लिस्ट में आपकी बाई डायरेक्शनल भी लिंक लिस्ट हो सकती है एंड कभी कभी सर्कुलर लिंक लिस्ट भी हो सकती है. ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपके पास क्या है, सिक्वेंशियल डेटा सॉर्टेड ऑन द प्राइमरी की अकाउंट. तो यहाँ पे आपका सिक्वेंशियल डेटा है, देखो 1 2 3 4 5 6 के हिसाब से आपका जो डेटा है सब चीजें स्टोर है. अब इन्वर्टेड इंडेक्स के अंदर क्या होगा, इन्वर्टेड इंडेक्स के अंदर आप ध्यान देना, देखो यहाँ पे जो कनेक्शन है वो आपको समझ में आ जाएगा इन्वर्टेड का और इसका. इस एग्जाम्पल में आप क्या समझ रहे हो, सिक्वेंशियल डेटा फाइल समझ रहे हो जिसमें आपकी प्राइमरी कीज अकाउंट नंबर के हिसाब से जो है स्टोर है. ठीक है, अकाउंट नंबर के हिसाब से सॉर्टेड है बेसिकली. और इन्वर्टेड इंडेक्स के अंदर किस हिसाब से सॉर्टेड है, सेकेंडरी की क्या है आपका, अकाउंट टाइप है ना. तो जो अकाउंट टाइप आपका यहाँ पर है, जैसे कि यहाँ पर देखो 01 किसका अकाउंट टाइप है यहाँ पे, तो 01 अकाउंट टाइप है आपका फर्स्ट का, फिर आपके फोर्थ का, फिर आपके फिफ्थ का. तो हमने यहाँ पे फिजिकल एड्रेस में उनको स्टोर कर दिया. सिमिलरली 2 किसका है, देखो यहाँ पे अकाउंट टाइप 2 किसका है, अकाउंट टाइप 2 है आपका 2 का और आपके 6 का, तो यहाँ पे 2 6 स्टोर हो गया, एंड सिमिलरली 3. तो ऐसे आप क्या करते हो, ये होता है इन्वर्टेड इंडेक्स फाइल, मतलब कि ये किसके बेसिस पे होता है, सेकेंडरी की के बेसिस पे होता है, एंड आप इसके फिजिकल एड्रेसेस में मोर देन 1 की, इसीलिए ये मल्टी कीज के अंदर स्टोर होता है. अब आपको इन्वर्टेड की समझ में आ गया होगा. तो यहाँ पे देखो ये सेकंड है, ये सेकंड क्या है, यहाँ पे आपका ये अपडेटेड डायग्राम है, अगेन आपका लिंक्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको समझाया जाएगा. तो पॉइंटर बेस्ड इन्वर्टेड इंडेक्स है, यहाँ पे क्या है, ये पॉइंटर बेस्ड इन्वर्टेड इंडेक्स है बेसिकली. तो आपका यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके पास इन्वर्टेड फाइल में आप पॉइंटर्स का यूज करोगे फॉर द अकाउंट टाइप. तो एक एक अकाउंट टाइप के लिए आपका पॉइंटर प्रेजेंट होगा स्टार्टिंग विद द फिजिकल एड्रेस. क्लियर. अब ये किसको पॉइंट करेगा, ये डेटा को पॉइंट करेगा, एंड डेटा किसको पॉइंट करेगी, पूरे अपने डेटा की लिंक लिस्ट को. ठीक है, तो ये ऐसा होता है.
देन आपके पास टॉपिक आता है कोरल रिंग, ठीक है। तो ये कोरल रिंग क्या होता है बेसिकली, ये बहुत ज्यादा सिमिलर होता है आपके डबली लिंक्ड लिस्ट के, डबली लिंक्ड बट मल्टीपल लिस्ट की यहाँ पे बात हो रही है। तो डबली लिंक्ड मल्टी लिस्ट का स्ट्रक्चर ही इसकी तरह होता है। एंड यहाँ पर रिकॉर्ड्स जो है विद द सेम की, जैसे कि आपके पास अकाउंट टाइप है, मतलब जो ब्रांच की मैं बात कर रही हूँ, या फिर या कुछ भी आप इसमें कंसिडर करते हो, सपोज ब्रांच की हम बात कर रहे हैं, तो वो ब्रांच क्या हो गया, ये सेम की होगी बहुत सारे रिकॉर्ड्स के अंदर। तो ये आप कनेक्ट करते हो, आप किस में कनेक्ट करते हो, इसको सर्कुलर की के अंदर कनेक्ट करते हो। सर्कुलर होती है ना सर्कुलर लिस्ट, उसमें आप इसको कनेक्ट करते हो। कौन से रिकॉर्ड्स, जो रिकॉर्ड्स का सेम की है, जैसे कि आपके पास अभी क्या है, अकाउंट टाइप हो गया या फिर ब्रांच हो गई, ठीक है। तो ईच लिस्ट स्टार्ट्स विद द हेड नोड, हमेशा आपकी जो लिस्ट है वो किससे स्टार्ट होती है। अभी देखो ये एक डायग्राम है जो कोरल रिंग को एक्सप्लेन कर रहा है बेसिकली। तो यहाँ पे आपके पास ये एनालिस्ट है, या फिर इसको आप सपोज सिंपली अंडरस्टैंड कर सकते हो, ये हेड नोड है या कि स्टार्टिंग नोड है। ये क्या स्टोर करता है, की वैल्यू पेयर्स को स्टोर करता है, ठीक है। एक एक लिस्ट किससे स्टार्ट होती है, आपके हर एक लिस्ट आपके हेड नोड से स्टार्ट होती है। एंड वो हेड नोड बेसिकली देखो, इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग द की इन ईच रिकॉर्ड, आपका जो पॉइंट यहाँ पे जो रिकॉर्ड है बेसिकली उसको आप रिप्लेस किससे कर देते हो, दो पॉइंटर से रिप्लेस कर देते हो। एक आपका फॉरवर्ड पॉइंटर होता है, एक आपका बैकवर्ड पॉइंटर होता है, बस आपको इतना याद रखना है। तो जो आपका पॉइंट करता है नेक्स्ट रिकॉर्ड को, यानी कि फॉरवर्ड रिकॉर्ड को, उसको आप बोलते हो ए लिंक। क्या बोलते हो उसको आप, ए लिंक। और जो बैकवर्ड पॉइंट करता है उसको आप बोलते हो बी लिंक, ठीक है, जो कि पीछे वाले पॉइंट को रिकॉर्ड करता है, बैक रिकॉर्ड को पॉइंट करता है, या फिर कभी कभी डायरेक्टली हेड नोड को पॉइंट करता है। तो ये बहुत ज्यादा लिंक लिस्ट की तरह है ना, क्योंकि देखो यहाँ पर आपका क्या होता है, सबसे पहला हेड नोड होता है, उसके बाद वो सबको पॉइंट करता है, ये सारे आपके नोड्स हो गए, ठीक है। एंड सब नोड्स के पास क्या है, सब नोड्स के पास दो पॉइंटर्स है ना, हमेशा ऐसे ही तो होता है, प्रीवियस पॉइंटर नेक्स्ट पॉइंटर आपकी डब्ल्यू लिंक लिस्ट में। तो ये वैसा ही है, जस्ट यहाँ पे क्या है, आपका ए लिंक बी लिंक बोल दिया है, ए लिंक यानी कि फॉरवर्ड वाला और बी लिंक मतलब कि बैकवर्ड वाला, क्लियर। तो ये आपका होता है क्या, कोरल रिंग। अब यहाँ पे ये फील्ड्स आपको समझ में आ गई, कौन सी दो फील्ड्स, आपकी ए लिंक और बी लिंक फील्ड। अब यहाँ पर ए लिंक कैसे वर्क करता है, ऑब्वियस सी बात है, ये सारे रिकॉर्ड्स को लिंक करेगा जो भी सेम कीज के हैं, ठीक है। और क्या फॉर्म करेगा, और एक ऐसी सर्कुलर लिंक लिस्ट फॉर्म करेगा जहां पे आपकी स्टार्टिंग किससे हो रही है, हेड नोड से स्टार्टिंग हो रही है। बी लिंक क्या करेगा, बी लिंक बैक पॉइंटर यानी कि प्रीवियस रिकॉर्ड को जो है ना स्टोर करेगा। अगेन यहाँ पर आपका जो पॉइंटर है वो, यहाँ पर जो पॉइंटर है वो क्या है, आपका हेड नोड ही होता है, लास्ट पॉइंटर, ठीक है। अब यहाँ पर आप कैसे डिस्टिंग्विश करते हो, देखो फील्ड अगर आपकी 1 है, ठीक है, यहाँ पर आगे है क्या, नहीं, तो मैं आपको यहाँ पे यहाँ पर लिखा है द फील्ड फॉर द की इज रिप्लेस्ड बाय अ लिंक। तो यहाँ पर अगर हमारा जो रिकॉर्ड है इट कंटेन्स टू फील्ड, तो यहाँ पर यस, ये देखो ये आपकी y डॉट फील्ड आई अगर 1 है, y डॉट फील्ड आई अगर 1 है, इसका मतलब ये क्या है, ये आपका बैक पॉइंटर है, क्या है, देन इट इज अ बैक पॉइंटर। और अगर y डॉट फील्ड आई 0 है, इसका मतलब ये क्या है, ये आपका हेड नोड पॉइंटर है, क्या है, ये हेड नोड पॉइंटर है। तो आप बैक पॉइंटर को कैसे करते हो, आप इसको एक फ्लैग से जो है डिनोट करते हो, क्योंकि हो सकता है वो पिछले नोड को पॉइंट करता है एंड हो सकता है वो हेड नोड को पॉइंट करता हो। तो इस केस में हमें बैक पॉइंटर जो है दो केसेस में समझ में आ जाता है। अगर फील्ड आई 1 है तो वो बैक पॉइंटर है, मतलब पीछे वाले नोड को पॉइंट कर रहा है, एंड अगर फील्ड आई 0 है, इसका मतलब वो हेड नोड को पॉइंट कर रहा है। समझ में आ गई बात। सो दिस वाज द थिंग, एंड इसके एडवांटेज यही है कि डुअल पॉइंटर सिस्टम यहाँ पर आपका आ जाता है, ठीक है। एंड बेसिकली ट्रैवर्सल के लिए जो है फॉरवर्ड बैकवर्ड ये बहुत ज्यादा आइडियल एकदम सिंपल वे है, एंड मल्टी की रिकॉर्ड्स को आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया। इस डायग्राम को थोड़ा सा आप अच्छे से समझ सकते हो, यहाँ पर ये कुछ नहीं, ये कनेक्टेड ही है, लेकिन थोड़ा सा डायग्राम में गड़बड़ी हो गई, कुछ नहीं है। वैसे इतना याद रखो कि सब ये सारी आपकी नोड्स हैं, ये आपका हेड नोड है, ये आपकी फॉरवर्ड लिंक है और ये आपकी बैकवर्ड लिंक है। तो हर नोड के पास फॉरवर्ड लिंक बैकवर्ड लिंक है, और जो लास्ट वाले जो बचे हुए होंगे वो वापस से किसके पास आ जाएंगे, हेड नोड के पास आ जाएंगे। तो इसीलिए तो इसको सर्कुलर बोला जाता है, ताकि आपकी चीजें वापस से जाके हेड नोड के ऊपर पॉइंट करती है ना। और ए लिंक बी लिंक याद रखना है बस। अब उसके बाद आ जाते हैं सेल्यूलर पार्टीशन में। तो सेल्यूलर पार्टीशन क्या है, देखो ये आपका लास्ट पॉइंट है वैसे। तो टू मेक फाइल सर्च फास्टर आप क्या यूज करते हो, एक स्टोरेज है आपके पास, हार्ड डिस्क समझ लो, ठीक है। उसको आप डिवाइड करते हो स्मॉलर पार्ट्स के अंदर, और वो स्मॉलर पार्ट्स ही क्या होते हैं आपके, वो आपके होते हैं सेल्स, ठीक है। आपकी एक हार्ड डिस्क है, ठीक है, उस हार्ड डिस्क को आपने क्या करा है, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करा है, और ये एक एक पार्ट को आप क्या बोलते हो, आप इसको सेल्स बोलते हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बात हो रही
रही है, सेल की बात हो रही है। तो सेल जो है वो आपका डिस्क पैक भी हो सकता है। यहाँ पे देखो, इट द सेल में बी एन एंटायर डिस्क पैक, है ना, या फिर वो एक सिंपल सिलेंडर भी हो सकता है, यानी कि जिसमें आपके पास ग्रुप ऑफ मतलब ऐसे प्लेटर्स हों जिसके अंदर सेम पोजीशन है, ठीक है। अब क्यों इसका यूज किया जाता है ना, सिर्फ सेल्यूलर पार्टीशन का यूज क्यों किया जाता है, तो इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग ऑल द रिकॉर्ड्स रैंडमली अक्रॉस योर सिलेंडर्स, हम क्या करते हैं, हम रिलेटेड रिकॉर्ड्स को एक साथ ग्रुप कर देते हैं सेम सेल के अंदर, ठीक है। एंड उसके बाद क्या करते हैं, ताकि हम सेम सेल में क्यों करते हैं, ताकि हम उसको एक्सेस कर पाए, उस डेटा को एक्सेस कर पाए विदाउट मूविंग, या फिर रीड और राइट हेड को हम ज्यादा मूव ना करें ज्यादा, एंड बेसिकली उनको हम एक्सेस कर पाए, इसीलिए सेम सेल के अंदर हम उनको रख रहे होते हैं। तो इससे बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट यही है, अगर हम सेल्यूलर पार्टीशनिंग का यूज करते हैं तो वी कैन सर्च मल्टीपल सेल्स एट द सेम टाइम, ठीक है। तो एक ही सेल हम एक बार में नहीं कर सकते, हम बहुत सारी मल्टीपल सेल्स को एक ही बार में पैरेलल फॉर्मेट में क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। ये अगेन क्या सेव करेगा, आपका टाइम सेव करेगा एंड आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा, ठीक है। तो बस इसके अंदर यही लिखा है, आप चाहो तो पढ़ के भी देख सकते हो, मैंने जो बताया है वही सब लिखा हुआ है। सो दैट वाज द लास्ट थिंग एंड यस, थैंक यू। सो आई होप आपको समझ में आ गया है कि मैंने आपको पूरे पूरे के पूरे इसमें पढ़ाया क्या है यूनिट में। सो हमने फाइल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा है। देखो, पूरा का पूरा आपका आधा यूनिट जो है वो वही था, क्या था, जो आपका यूनिट 6 था आपके ऊप्स के अंदर, ठीक है। तो आपने उस वक्त अच्छे से पढ़ा होगा, तो यहाँ पर भी ऑब्वियसली अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखो, अपने सेल्यूलर पार्टीशन तक सारी चीजें कंप्लीट कर ली हैं, ठीक है। तो हमने सारी चीजें फाइल्स से हमने स्टार्ट किया था, डिफरेंट टाइप्स देखे, देन उसके बाद टेक्स्ट स्ट्रीम, बाइनरी स्ट्रीम देखा, फिर टाइप्स ऑफ फाइल ऑर्गेनाइजेशन देखे अलग अलग। तो ये सारे हैं, लेकिन इतने हमें सब नहीं पढ़ने हैं, हमें सिंपल सिक्वेंशियल पढ़ना है, ISAM पढ़ना है, फिर हमने क्लस्टर पढ़ा, ठीक है, बस डायरेक्ट एक्सेस पढ़ा, बाकी ये सब पढ़ना नहीं है हमको, क्लियर। अब सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन को हमने डीप में देखा, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, फिर फाइल मेथड जिसके अंदर सिर्फ एंड ऑफ द फाइल में आपका डेटा इंसर्ट होता है, उसके बाद सॉर्टेड के अंदर इंसर्ट तो एंड से ही होता है लेकिन बाद में सॉर्ट हो जाता है। फिर ये सारे इंसर्शंस, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखे। इंडेक्स्ड के अंदर आप इंडेक्सिंग यूज करते हो, ये सारी इंडेक्सिंग से आप एक्सेस कर सकते हो। ISAM के अंदर क्या होता है, इंडेक्स वाला कॉलम एक्स्ट्रा आ जाता है एंड उसमें वो क्या होता है, पॉइंटर होता है आपके डेटा ब्लॉक्स में। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, देन ये सारी चीजें, इंडेक्सिंग क्या होती है, देन सारे टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग हमने देखे। फिर प्राइमरी सेकेंडरी इंडेक्सिंग क्या होता है, देन उसके अंदर डेंस और स्पार्स क्या होता है, डेंस को अच्छे से समझा, स्पार्स में अच्छे से समझा। उसके बाद ठीक है, तो स्पार्स अच्छे से समझ लिया, क्लस्टरिंग बोला था मैंने, देन क्लस्टरिंग भी अच्छे से समझ लिया। देन हमने सेकेंडरी इंडेक्सिंग के बारे में पढ़ा, एग्जाम्पल से सेकेंडरी इंडेक्सिंग हमें अच्छे से समझ में आ गया। एंड यस, देन मल्टी लेवल इंडेक्सिंग को पढ़ा, मल्टी लेवल के एडवांटेज डिसएडवांटेज, देन डायरेक्ट एक्सेस फाइल पर हम आए एंड फिर उसके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस एंड यस, ये कंपैरिजन आपको अच्छे से पढ़ना है। एंड देन ये फाइल ओपनिंग और क्लोजिंग मोड्स हैं आपके पास, तो ये सारे हमने डिटेल के अंदर पढ़े, जो इंपॉर्टेंट थे वो यहाँ पे। एंड देन ओपनिंग ऑफ अ फाइल इन C++ देखा। फिर लिंक्ड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आए, इसमें हमने समझा मल्टी की फाइल ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, इन्वर्टेड फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, फिर मल्टी लिस्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन, देन यहाँ पे आपके एग्जाम्पल से हमने समझा। देन कॉरल रिंग हमने पढ़ी एंड देन आपका सेल्यूलर पार्टीशन। So that's all was your unit 6 of DSA and I'm very happy कि हमारा M3 का भी पूरा सिलेबस कवर हो गया है एंड DSA का भी पूरा सिलेबस कवर हो गया है। बस आई वांट कि माय स्टूडेंट्स विल लर्न फ्रॉम माय साइड एंड यस, वो लोग बहुत अच्छे से जो है ना अपना पेपर लिख के आ सकते हैं। एंड कहीं पर भी आपको डाउट हो, यू आर फ्री टू आस्क मी एंड सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे, तो विद ऑल मास्टर सॉल्यूशंस एंड ऑल यू विल गेट ओवर देयर। तो कोई भी प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है कि PYQs कहाँ से मिलेंगे, M3 की बात है तो MCQs कहाँ से मिलेंगे, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड ओवर देयर। तो जिन्होंने ले लिया है, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा बच्चों ने ले लिया है, तो उनका फायदा ही होने वाला है। अगर आप लैग कर रहे हो, बीच में कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो। फॉर्म इज ओपन टिल एग्जाम्स एंड या दैट्स इट। सो आई होप आपको समझ में आ गई है वीडियो। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज प्लीज लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।